हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। हम आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर चुके थे कि आज की जो क्लासेज होने वाली है वो IBPS एफओ की PYQs होने वाली है। ओके, तो आज से रेगुलर क्लासेज जो चलेगी वो IBPS PYQs की चलेगी। इसमें टोटल 8 टेस्ट होंगे, 8 PYQs होंगे। लगभग 2017 से लेकर 2025 तक के सभी PYQs आपको इसमें कराए जाएंगे। ओके, और खास बात यह है कि इसमें आपको सभी जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन की जो 5 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। अगर कोई आंसर राइट है तो क्यों है, अगर गलत हो रहा है तो क्यों होगा। तो इसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं तो उसके 5 ऑप्शन होते हैं। अगर उन 5 ऑप्शन को अच्छे से आप पढ़ते हैं तो लगभग आपका 5 क्वेश्चन इससे और तैयार होता है। ठीक है, तो ये सबसे आपके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और हमने एक बात और डिस्कस की थी, इसके बाद हम जो करेंगे, आज जो हमारा एग्जाम हुआ था 9 अगस्त 2026 आज है, तो आज के जो एग्जाम हुआ था यूपी AGTA का, उस एग्जाम का हम एनालिसिस करेंगे इस क्लास के बाद। ठीक है, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन जो होंगे वो बायलैंग्वेज हैं, प्रॉपर आपको सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। ठीक है, तो इस पर आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक कंफर्मेशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ऑडियो और वीडियो दोनों प्रॉपर विजिबल हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो कंप्लीट है एग्रीकल्चर IBPS एफओ का, ये 2022 और 23 का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें क्या होगा, 2022-23 का जो IBPS एफओ का एग्जाम हुआ था मेंस का, उसका यह पूरा इसमें सॉल्व पेपर मिलेगा, कंप्लीट होगा, बायलैंग्वेज होगा, और इसमें टोटल 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है एग्रीकल्चर एकेडमी अपना ऑफलाइन भी ब्रांच स्टार्ट करने वाला है जल्द ही। तो जो स्टूडेंट्स IBPS एफओ या फिर शुगर केन सुपरवाइजर, BHO, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ADO, AAO, तो वे स्टूडेंट्स आकर यहाँ पे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, और अपने ऑफलाइन सेंटर के साथ अपने आपको अच्छे से प्रिपरेशन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो क्लास की तरफ चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक आज का है, जो क्लास हमारा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सिल्क वार्म से, कहाँ से है क्वेश्चन, इसमें सिल्क वार्म से हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसको आइए देखते हैं अच्छे से। क्या पूछा है, रेशम कीड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप दोनों लैंग्वेज को देखिएगा। आई थिंक कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस ऑप्शन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद इसका जो राइट आंसर है उसका हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहा है, द excretory organ of silkworm which is the located at the junction of the midgut and hindgut। मिडगट और हिंडगट, आइए देखते हैं। रेशम कीड़े सिल्कवर्म का उत्सर्जन अंग है। ठीक है, जो रेशम कीड़े होते हैं वो सिल्कवर्म का क्या करते हैं, एक्सटर करते हैं। ठीक है, एक्सटर किसे बोलते हैं, जो मल मूत्र होता है एक्सटर बोलते हैं। तो इनके जो होता है उत्सर्जन अंग एक्सटर ऑर्गन्स है, जो मध्य आंत यानी मिडगट जो उनकी आंत होती है, और हिंडगट जो पश्चात होती है, वो जोड़कर स्थिर होता है, वह कौन सा होता है। ठीक है, रेशम कीड़े में जो उत्सर्जन अंग होता है वह मिडगट और हिंडगट को जोड़कर स्थित होता है, तो वह कौन सा पार्ट होता है। तो इसका देखते हैं, पहला क्या बोला है, प्रोबोक्सिस, जिसे क्या बोलते हैं, सूड। आगे वाला जो होता है सूड के वहां शो करते हैं। नेक्स्ट है मालपेगिया नलिकाएं। ठीक है, मालपेगियन ट्यूबुल यानी कि मालफिलियल नलिकाएं। फिर क्या है, नेफ्रिडिया। नेक्स्ट है ग्रीन ग्लैंड्स, और फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह राइट आंसर क्या होगा, इसका बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मालपेगियन नलिकाएं बोलते हैं, जिससे वह एक्सटर करती हैं। जो उत्सर्जन अंग उनका होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मालपेगियन नलिकाएं बोलते हैं। जहां से वह सिल्क वार्म जो होते हैं वह रेशम का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो वह कौन सा पार्ट है हमारा, मालपेगियन। देखिए जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि जो IBPS एफओ क्वेश्चन पूछता है वो बहुत इनडायरेक्टली पूछता है, बहुत क्वेश्चन को घुमा कर पूछेगा, आपको उसमें उलझाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से, इत्मीनान से, पेशेंस के साथ क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है।
पढ़ने के बाद उसके आंसर को देखना है। जितने आसानी से आप क्वेश्चन को समझेंगे उतना ही आसान आपको एक क्वेश्चन और आंसर इसके लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसका जो, ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, जो है रेशम कीट बॉम्बेक्स मोराई, इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है, जो बॉम्बेक्स मोरी है, क्या है इसका बॉटेनिकल नेम है, जिसे साइंटिफिक नेम बोला जाता है, ठीक है। क्या तथा अन्य कीटों के में मुख्य उत्सर्जी अंग मालपीगियन नलिकाएं होती हैं, जो कि हीमोलिंक से यूरिक एसिड को छानकर बाहर निकालती है, ठीक है। जो अन्य कीटों में उत्सर्जी अंग होता है, क्या होता है, मालपीगियन नलिकाएं। फिर ये क्या था, प्रोबोसिक्स, या कीटों का एक चूसने वाला मुखांग होता है, जिसे सूंड बोलते हैं, प्रोबोसिक्स बोलते हैं, जो आगे होता है। जैसे जो डंक मारते हैं मधुमक्खी, उनमें देखे होंगे, या फिर जो रेशम कीड़े होते हैं उनके भी आगे होते हैं, तो जो रस को सक करने वाला होते हैं, ठीक है। चूसने वाला मुखांग होता है फीडिंग एपार्चस बोलते हैं इन्हें, जिसका उपयोग तरल भोजन चूसने में होता है, ठीक है। और फिर मालपीगियन ट्यूबल क्या होता है, सही उत्तर है क्या, कीटों में मध्य आद व पश्च आद के संधि स्थल पर बनता है, मतलब जहां पे उसका हिंड गट और दो गट थे, तो उनके गट से, जो गट था उनके जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट पोजीशन पे ही बनता है क्या, मालपीगियन ट्यूबल। फिर क्या है, नेम्फ्रीडिया, नेम्फ्रीडिया या नेडिला, एनेडिला संघ के जीवों जैसे केचुए और अर्थवार्म का उत्सर्जी अंग है। याद रखिएगा, नेम्फ्रीडिया जो होता है वह एनेडिला जो संघ के वर्ग के क्लास के जीव होते हैं उनका होता है, जैसे केचुआ हो गया, इनके जो होते हैं उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, नेम्फ्रीडिया। तो ये देखिए आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक, कितने, 1 2 3 4, एक ऑलरेडी मैंने पढ़ाया 5, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, GnRH, आई थिंक इसके बारे में हमने पढ़ाया है, GnRH के बारे में, ठीक है, ठीक है। गोनाडोट्रोपियन रिलीज हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम विच ऑर्गन, ठीक है। GnRH जो हार्मोन है वह कहां से, किसके द्वारा या रिलीज होता है, कौन से ऑर्गन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी है, गोनाडोट्रोपियन रिलीज हार्मोन्स किस अंग से स्रावित होता है, तो किससे होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। किस ऑर्गन से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है, जिसे फिर इसमें ओवरी भी है, थायराइड ग्लैंड है, फिर क्या है इसमें पैनक्रियाज है और यूट्रस है। तो इनका भी हम देखेंगे, 4 इसके अलावा है हमारा हाइपोथैलेमस के अलावा, हाइपोथैलेमस से GnRH क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन स्रावित होता है, जो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित कर FHS और LH का स्राव करता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, इसका सही उत्तर है, मस्तिष्क का भाग होता है जो कि GnRH को चक्र को नियंत्रित करता है। फिर क्या है, ओवरी, यह मादा जनन अंग है जो कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन को स्रावित करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन को यह स्रावित करता है। फिर थायराइड ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड में क्या है, थायरोक्सिन T3 और T4 हार्मोन छोड़ती है, जो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को यह कंट्रोल करता है। फिर पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का क्या काम है, यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। कैसा करता है पैनक्रियाज, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन को यह स्रावित करता है। शर्करा यानी जो शुगर होता है उसको यह कंट्रोल करता है, कौन, पैनक्रियाज कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, पैनक्रियाज कंट्रोल करता है शुगर को, और यह स्रावित क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यह सिल्वीकल्चर सिस्टम है। सिल्वीकल्चर में क्या क्वेश्चन है इसका, सिल्वीकल्चर प्रणाली का कौन सा प्रकार जो बीजों के माध्यम से पुनर्जीवित होता है और जिनकी आयु लंबी होती है, तो क्या है, पोलार्डिन, हाई फॉरेस्ट, ठीक है। फिर क्या है, कॉपरिसिंग, फॉर्किंग और नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर जो इसका होगा हाई फॉरेस्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हाई फॉरेस्ट, राइट आंसर बी है इसका। तो देखिए इसको पढ़िएगा कि क्या करें, सिल्वीकल्चर वनवर्धन, मतलब जो वनों में वनवर्धन किया जाता है, कौन सा प्रकार है जो बीजों के माध्यम से, उनमें बीज पड़ते हैं, फिर वह पुनर्जीवित होते हैं, ग्रो करते हैं
होता है जिसकी आयु लंबी होती है तो क्या हाई फॉरेस्ट होता है। ठीक, चलिए यह देखिए बेसिक सा चीज है, आप इसको एक आइडिया भी लगा के समझ सकते हैं कि लंबी आयु हो रही है और अगर बीजों से पुनर्जीवित हो रही है तो क्या हाई फॉरेस्ट। आपको पता है सिल्वीकल्चर जो होता है फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है क्या इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, हाई फॉरेस्ट सिस्टम में वनों का पुनरुत्पादन मुख्यतः बीजों द्वारा होता है। ठीक है, हाई फॉरेस्ट में जो वनों का पुनर्जन्म या होता है वह किससे होता है, बीजों के द्वारा, जिससे लंबे आयु काल वाले बड़े पेड़ बने रहते हैं। ठीक है, जिनकी आयु लंबी होती है उन क्या होते हैं, इससे वो बने रहते हैं। फिर पोलार्डिंग है, इसमें पेड़ के तने को जमीन से ऊपर यानी पशुओं के पहुंचने से दूर तक काट दिया जाता है। ठीक है, जहां तक पशु के गर्दन या पशु का बॉडी पहुंच रहा है, उनका मुंह पहुंच रहा है, फेस उनका, वहां तक के सभी हरी पत्तियों झाड़ियों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, पोलार्डिंग। देखिए इसमें पेड़ के तने को जमीन से, तना नहीं, तने, पेड़ नहीं पूरा, उसके तने को काटा जाता है। कहां से, जमीन के लेवल से उस लेवल तक जहां की एनिमल का जो फेस होता है वह वहां तक पहुंच पाता है, उस लेवल तक कट कर देते हैं। ठीक, काट दिया जाता है ताकि नई शाखाएं उगे। फिर क्या, हाई फॉरेस्ट यह बीजों से उगने वाली एक दीर्घायु प्रणाली है, इसको याद रखिएगा। पोलार्डिंग भी याद रखिएगा, हाई फॉरेस्ट भी। अब देखते हैं कोपिसिंग क्या है। इसमें पेड़ को जमीन के स्तर से काटा जाता है ताकि ठूट यानी उनका स्टम्प केवल बचे, यानी कि पूरा पेड़ जो होता है, प्लांट होता है, उसके जड़ से उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं जमीन के लेवल से। फिर उसमें क्या करते हैं, नए कले निकले और कम आयु प्रणाली वाले होते हैं। ठीक है, जब नए कले निकलते हैं तो उनकी आयु क्या हो जाती है, वो ऑलरेडी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्किंग। यह तने का दो शाखाओं में विभाजित होने का दोष है। मतलब जो तना होता है वह क्या होता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है। अगर मोस्टली आम के प्लांट देखे होंगे जो पहले होते थे, बड़े बड़े प्लांट होते थे, जब नीचे से कुछ ऊपर तक जाते थे तो उसमें दो ब्रांचेज निकल जाती थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्किंग बोला जाता है। ठीक है, कोई वनवर्धन प्रणाली नहीं, ठीक है, या कोई वनवर्धन प्रणाली नहीं है। बस प्लांट में जब प्लांट दो ब्रांच हो जाते हैं, उसमें दो शाखाएं निकल जाती हैं किसी पेड़ में, तो वह क्या हो जाता है, वहां से फॉर्किंग बोला जाता है उसे। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। फिर क्या है, केज कल्चर। केज कल्चर क्या है, केज कल्चर यानी पिंजरा पालन में खाली बैरल प्लास्टिक कंटेनर या स्टायरोफॉर्म निकायों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर जो केज कल्चर होता है उसमें जो प्लास्टिक कंटेनर या खाली बैरल, स्टायरोफॉर्म निकाय या फिर ये सब जो चीजें यूज किया जाता है, उनका पर्पज क्या होता है। ठीक है, उनका पर्पज क्या होता है, कवरिंग द मटेरियल, फ्लोट, केज कवर, ठीक है, फ्रेम या फिर श्रिंक। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी होगा, फ्लोट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, जो कि फ्लोट, तराने वाले घटक होते हैं जो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, केज में पिंजरे को जल की सतह पर, ठीक है, जो उसका केज तैयार किया गया होता है जल की सतह पर तैरने के लिए रखा जाता है, जिससे फ्लोट्स होता है, के रूप में ड्रम, प्लास्टिक कंटेनर व स्टायरोफॉर्म का प्रयोग होता है। राइट, इसमें क्या होता है, इसके लिए ऊपर तैरता रहता है। जो केज कल्चर तैयार किया जाता है उसमें जो पिंजरा रखा जाता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, वह प्राणी के फर्श पे क्या होता है, वह तैरता रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें, कवरिंग मटेरियल। कवरिंग मटेरियल में इसका उपयोग पिंजरे को ढकने या घेरे के लिए जाली आदि के रूप में होता है। फ्लोट क्या है, राइट आंसर था इसका, यह पिंजरे को जल में डूबने से बचाकर पल्लवित यानी उसको तैरता रखता है। फिर क्या हो गया, केज कवर, पक्षियों या शिकारियों से बचाने के लिए ढक्कन का काम करता है। अगर उसको केज कवर, केज को जो कवर करने का काम होता है पक्षियों से या फिर जो और भी जो जानवर होते हैं उनसे बचाने के लिए, पक्षी जो होते हैं। फ्रेम, यह केज का ढांचा बनाने के लिए प्रयुक्त पाइप या लकड़ी का ढांचा होता है। ठीक है, जो फ्रेम होता है केज को बचाने के लिए और उनको बनाने के लिए, उनके तैयार करने के लिए, ठीक है, उनको तैयार करने के लिए प्रयुक्त पाइप या लकड़ी का ढांचा तैयार किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग ड्राई सम पार्ट, ओके, ऑफ द वुड में ड्राई रैपिडली व्हाइल some many not proper, okay, shrinkage result in the defect called, यानी सुखाने ड्राइंग के दौरान लकड़ी के कुछ हिस्से तेजी से सूख सकते हैं जबकि कुछ नहीं।
इसके कारण असमान संकुचन से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। मतलब अगर ड्राई लकड़ी को सुखा रहे हैं तो लकड़ी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं बहुत तेजी सूख जाते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बहुत टाइम लगाते हैं उनको सूखने में, ठीक है। तो क्या होते हैं वह क्रैकिंग बोलते हैं, ट्विस्ट हो सकता है, या फिर कोलैप्स, या फिर रैप। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, कोलैप्स। राइट आंसर सी। देखिए याद रखिएगा, अचानक लकड़ी को सुखा रहे हैं, ठीक है, सुखाने के दौरान लकड़ी के कुछ हिस्से तेजी से सूख रहे हैं, ठीक, जबकि कुछ नहीं, और कारण असमान असंकुचन हो जाता है, उसमें मतलब सिकुड़ना हो जाता है। तो इससे कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है, कोलैप्स। कोलैप्स मतलब, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लकड़ी की कोशिकाओं को पिचकने, यानी संकुचन मतलब उसको पिचकना होता है, उसको आपस में सिकुड़ने टाइप का होता है, तथा असमान संकुचन के कारण सतह नालीदार हो जाती है, जिसे कोलैप्स कहते हैं, ठीक है। जो सतह होती है लकड़ी की, आप जैसे लकड़ी देखोगे पूरा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर कोई लकड़ी है तो लकड़ी जब सूखेगी तो इस पे अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो नालियां पड़ जाती हैं। तो कभी सूखे लकड़ी को देखिएगा उस पे निशान पड़ जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोलैप्स बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, फिर कोलैप्स बोला जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्रैकिंग। लकड़ी की बाहरी सतह में तेजी से नमी घटने पर फट जाती है, दरारें आ जाती है, जिसे क्रैक बोलते हैं। ट्विस्ट, लकड़ी के सिरों का एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐठ जाना, यानी कि लकड़ी इस तरह से है तो उसका क्या हो जाना, थोड़ा सा कुछ इस तरह से हो जाना, यहां पे एक विपरीत दिशा में। जैसे लकड़ी इधर से आया, फिर ये वाला पार्ट ऐसे हो गया, फिर सेम यहां से लकड़ी फिर इस तरह से कुछ आया और फिर इस तरह से हो गया यहाँ पे। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, इसमें ट्विस्ट आ जाना, लकड़ी का एक मुड़ जाना अलग दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्विस्ट टाइप का। फिर कोलैप्स, सही उत्तर, कोशिकाओं की पिचकने से होने वाला गंभीर संकुचन, जिसमें तेजी से संकुचन आता है, लकड़ियां पे नालीदार निशाने पड़ जाती, मार्क्स हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कोलैप्स। रैप क्या होता है, सुखाने पर समतल लकड़ी की पट्टी का टेढ़ा मुड़ जाना, जो समतल लकड़ी का पट्टी होता है वह टेढ़ा मेढ़ा मुड़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रैप होना, ठीक है। इन चीजों वर्ड से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। थोड़ी बहुत कोलैप्स में प्रॉब्लम आएगी, तो कोलैप्स का मतलब होता है लकड़ी जब सूखती है तो उस पर क्या होते हैं, नालीदार निशाने पड़ जाती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर सैंड परसेंटेज से, सैंड परसेंटेज इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में सैंड परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। सैंडी सॉइल में जो सैंड परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 80% तक होता है, यह सबको याद है, बेसिक सा क्वेश्चन है। सैंडी सॉइल में जो सॉइल होता है वह इसमें सैंड होता है वो कितना परसेंट होता है, 80%। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या है, बलुई मृदा सैंडी सॉइल में कम से कम 80 से 85% तक क्या होता है, उसमें बालू होता है, सैंड होता है, फिर और क्ले तथा सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। 40% में दोमट होता है, लोमी सॉइल, या क्ले दोमट में बालू का सामान्य प्रतिशत होता है कितना, 40%। यदि 40% उसमें बालू है, ठीक है, यदि उसमें 40% बालू है तो वह क्या है, दोमट मिट्टी हो जाएगी। यदि उसमें 60% बालू है तो रेतीली मिट्टी हो जाएगी। यदि 80% है तो शुद्ध बलुई मिट्टी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर 60% भी है लेकिन शुद्ध एक बलुई मिट्टी है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, 80%, फिर या अधिक बालू पाई जाती है। फिर 20% या चिकनी मिट्टी हो जाएगी। यदि उसमें 20% बालू है तो वह क्या हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। और फिर जो 45% होता है तो मध्यम प्रकार की दोमट मृदा की विशेषता होती है। यदि उसमें 45% तक उसमें बालू पाया जाए, सैंड पाया जाता है, तो उसकी जो क्वालिटी क्या बोली जाती है सॉइल की, वह दोमट सॉइल होता है। क्या होता है, वह लोमी सॉइल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर सिल्क वार्म से है। सिल्क वार्म से क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि रेशम कीट की एक विनाशकारी हाइड्रोसिस बीमारी, जिससे त्वचा का पीला पड़ जाना और आंतरिक ऊतकों का तरल बनना शामिल है, इससे पीलिया या फिर जॉन्डिस भी कहा जाता है, वह कौन सी है, ठीक है। रेशम कीट की एक विनाशकारी पॉलीहाइड्रोसिस बीमारी है जिसमें त्वचा का पीला पड़ जाता है, आंतरिक ऊतकों का शामिल होता है, जिससे इसे पीलिया जॉन्डिस भी कहा जाता है, तो वह कौन सी है। इसमें पेब्रिन है, और फिर क्या है, ग्रासरी है, फिर फैलेरिया है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा
एस्परजिलोसिस है, तो इसका जो होगा ग्रासरी इसको बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? ग्लासरी, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है ग्रासरी नाम है। इसका राइट आंसर जो होगा वह बी, इसका जो होगा वह राइट आंसर होगा, जिसे पीलिया बोलते हैं, फिर ग्रोसरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पेब्राइन क्या है, ग्रासरी क्या है, प्लेचरी क्या है और एस्परजिलोसिस क्या है, ठीक है। ग्रासरी जो रोग है वह बेरिलीना वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बेरिलीना वायरस, जिससे कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस एनपी भी बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ठीक है। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होता है, इसके द्वारा होता है। इसमें कीट की त्वचा जो होती है, जो रेशम कीट हमारे होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वह क्या हो जाती है? येलो हो जाती है, तथा अंदर तरल जमा हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है? तरल लिक्विड तरह का उसमें पदार्थ आ जाता है, लिक्विड, जिसे कि पीलिया कहा जाता है। पेब्राइन या पेब्राइन प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जिससे शरीर पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। ग्रासरी राइट आंसर है, जो कि एनपीवी द्वारा होता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। फिर फ्लैचेरिस जो होता है यह जीवाणु व वायरस संयुक्त संक्रमण से होने वाला एक पाचन संबंधित रोग है, ठीक है। जो फ्लैचेरिस होता है यह एक पाचन संबंधित रोग है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यह क्या है? पाचन संबंधित रोग है, राइट। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, तो अच्छे से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर, बेबी कॉर्न हार्वेस्टिंग स्टेज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बता भी रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बेबी कॉर्न की कटाई किस अवस्था में की जाती है? बिफोर सिल्किंग, डफ स्टेज, डफ स्टेज आपको बताया था मैंने कि डफ स्टेज क्या है, मिल्किंग स्टेज, आफ्टर सिल्किंग, ठीक है, आफ्टर टेस्लिंग। इसका राइट आंसर जो होगा आफ्टर सिल्किंग, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आफ्टर सिल्किंग के बाद इसका राइट आंसर होगा आफ्टर सिल्किंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और भी जो उसके ऑप्शन में है 4, उसका क्या मतलब है। जो हमारा बेबी कॉर्न की तुड़ाई जो होती है सिल्किंग के 1 से 3 सेंटीमीटर बाहर निकलने पर होती है। जब उसमें सिल्किंग आ जाती है, ठीक है, जब निकलने लगते हैं सिल्क, तो 1 से 3 सेंटीमीटर के जब सिल्क होते हैं तो उसकी क्या कर दी जाती है, वहाँ पे उनको हार्वेस्टिंग कर ली जाती है बिना निषेचन, अनफर्टिलाइजर कॉब की अवस्था में की जाती है। उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होते, उसमें दाने नहीं बने होते, बस उसमें जो सिल्क होता है वो आता है 1 से 3 सेंटीमीटर जैसी उसकी लंबाई होगी, उसको क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है बेबी कॉर्न के लिए। तो बिफोर सिल्किंग, इस अवस्था में भुट्टा पूरी तरह से विकसित हो गया होता है। जब सिल्किंग हो गया, ठीक है, सिल्किंग से पहले जो होती है उसमें क्या होता है, यह भुट्टा पूरी तरह से विकसित नहीं होता है इसमें। फिर डफ स्टेज क्या है, समान अनाज वाले मक्के की कटाई अवस्था है। जो सामान्य नॉर्मल मक्के होते हैं उसकी कटाई का जो स्टेज होता है उसे डफ स्टेज बोलते हैं, परिपक्व स्टेज होता है। मिल्किंग स्टेज या स्वीट कॉर्न की तुड़ाई का सही अवस्था है। जब स्वीट कॉर्न जो होता है उसके तुड़ाई का सही अवस्था मिल्किंग स्टेज होता है, जबकि बेबी कॉर्न का जो होता है वह सिल्किंग स्टेज होता है। निकलने के तुरंत 1 से 2 दिन में अद्विगुणित भुट्टे की तुड़ाई कर ली जाती है, राइट। तो बेबी कॉर्न का याद रखिएगा आफ्टर सिल्किंग, और हमारा जो स्वीट कॉर्न होता है वो मिल्किंग स्टेज। डफ स्टेज क्या होता है, समान अनाज की होती है। जो हमारा बिफोर सिल्किंग होता है, सिल्किंग के पहले की जो अवस्था होती है वह क्या होता है, विकसित नहीं होता है उस पर। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमाइड फर्टिलाइजर किससे है, ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच एन द एग्जाम्पल ऑफ एन एमाइड फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में कौन सा एक एमाइड उर्वरक फर्टिलाइजर का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, अमोनिया होगा। एमाइड अमोनिया होगा, नहीं। अमोनियम सल्फेट, नहीं। फिर यूरिया, यूरिया एमाइड के लिए यूरिया राइट है, ठीक है। एमाइड के लिए जो हमारा यूरिया है वह राइट आंसर होगा इसका, एमाइड के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, एमाइड का देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन है। जो यूरिया है CONH2, ठीक है, होल ट्वाइस 2, NH2 होता है, तो इसको होल ट्वाइस में 2 लिख दिया गया है, ठीक। एक कार्बनिक एमाइड उर्वरक है, ठीक है। क्या यह एक कार्बनिक एमाइड उर्वरक है जिससे 46% नाइट्रोजन होता है। आपको पता है कि इसमें क्या होता है, 46% नाइट्रोजन होता है, एमाइड रूप में पाई जाती है। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, इसमें अमोनिया का NH4+ तथा नाइट्रेट NO3 दोनों रूप में होते हैं। जो यह केवल अमोनियाकल रूप यानी NH4 का नाइट्रोजन उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट जो होता है
इसमें केवल NH4 होता है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट में NH4 और NH3 दोनों होता है, नाइट्रेट है। ठीक, यूरिया इसका राइट आंसर है। मुख्य एमाइड श्रेणी का उर्वरक है जो यूरिया है। यूरिया क्या है? एमाइड सीरीज का जो है एक तरह का उर्वरक है। नेक्स्ट है कैन, जिसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन संयुक्त उर्वरक है। कैसा है? न्यूट्रल कंबाइन फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर में रेड डिलीशियस वेराइटी से, ठीक है। रेड डिलीशियस इज द वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? रेड डिलीशियस किस वेराइटी की, किस फ्रूट की वेराइटी है? रेड डिलीशियस किस फल की प्रमुख किस्म है? मैंगो की, एप्पल की, बनाना का, गुआवा का, चेरी का। जो राइट आंसर इसका होगा वह क्या होगा? एप्पल का। इसका जो राइट आंसर है वह, अच्छा ओके, इसका जो राइट आंसर है वह एप्पल का है। जो रेड डिलीशियस वैरायटी है वह किसकी है? एप्पल की है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें और भी वैरायटी जैसे है आम, सेव, केला, अमरूद। जो हमारा रेड डिलीशियस हुआ सेव का हो गया, एप्पल का, मैंगो का क्या है, बनाना का, कौन कौन सी वैरायटी है, 2-4 वैरायटीज में हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस और रॉयल डिलीशियस। देखिए इसके साथ साथ आपको 3 से 4 वैरायटी की और भी पता चल गया। क्या है? जैसे रेड डिलीशियस तो मैंने एक पढ़ा, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? गोल्डन डिलीशियस, और फिर रॉयल डिलीशियस या एप्पल मेलस, जिसे मेलस डोमेस्टिका बोलते हैं। मेलस डोमेस्टिका क्या है? इसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है, बोटेनिकल नेम क्या है इसका? मेलस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका, इसको जब भी लिखते हैं अंडरलाइन करके आप लिखेंगे। कहीं भी अगर बॉटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करके ही लिखेंगे आप। जैसे मैंगो, मैंगो की क्या वैरायटी है? आम की प्रमुख किस्में अल्फांसो, दशहरी और लंगड़ा है। एप्पल की जो राइट वैरायटी है हमारी, इसका रेड डिलीशियस, सेव की सबसे प्रसिद्ध किस्म है। इसकी बात तो और भी है, जैसे गोल्डन डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस। बनाना की, केले की जो है ग्रैंड नैनो, फिर रोबोस्टा और पूवन। जो रोबोस्टा और पूवन होता है इसकी सबसे मेन वेराइटी, बेस्ट वेराइटी होती है। ठीक है, और फिर जो गुआवा है, गुआवा की जो वेराइटी होती है इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, ये दोनों वेराइटी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है। चेरी की विकसित जो स्वीट हॉट और बर्टलेट, ठीक है, बर्टलेट, तो ये इसकी अलग अलग वेराइटी होगी, अलग अलग फ्रूट्स के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? द प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन इन रैबिट इन कॉल्ड एज। जो रैबिट में प्रसव या बच्चे देने की पास्चुराइजेशन जिसे बोलते हैं, पास्चुरेशन बोलते हैं, उनको क्या क्या प्रक्रिया दिया जाता है? किडिंग का, ठीक है, काइंडलिंग का, या फिर लैम्बिंग का, काल्विंग का, फरोइंग का। तो आपको पता है कि किडिंग क्या बोला जाता है? या गोट में होता है। किस में होता है? गोट में होता है। और लैम्बिंग जो होता है या जो सीप होते हैं, आई थिंक उसमें होता है, सीप या जो मेमने भेड़े उड़ते हैं उनमें। ठीक है, फिर कॉल्विंग जो होता है काऊ में होता है। हैरोइंग किस में होता है? सुअर में, पिग में। ठीक है, पिग में। तो जो हमारा एक राइट बचा हुआ किडलिंग, काइंडलिंग क्या होता है इसमें? किसमें? यह रैबिट में होता है। ठीक है, किसमें होता है? रैबिट में होता है काइंडलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, किडिंग जो होता है वह गोट में होता है, लैम्बिंग शिप में, कॉल्विंग काऊ में, फैरोइंग पिग में होता है। ठीक है, और फिर जो काइंडलिंग जो होता है हमारा वह किस में होता है? रैबिट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे खरगोश में बच्चे देने की प्रसव यानी जो पास्चराइजेशन की क्रिया होती है उसे काइंडलिंग कहा जाता है। बाकी जो किडिंग होता है, प्रसव, वह बकरी में होता है, गोट में होता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया, कैडिंग जो होता है खरगोश के लिए, लैम्बिंग भेड़ के लिए, कॉल्विंग जो गाय भैंस के लिए, और जो पिग होते हैं बच्चे देने की क्रिया को फैरोइंग बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एस्टर्न साइकिल लेंथ ऑफ शीप। जो एस्ट्रस साइकिल होता है शीप की, उसकी लेंथ कितनी होती है, कितने दिन की होती है? जो शीप की एस्ट्रस साइकिल यानी जो टोटल जो पीरियड वाला कॉल होता है पूरा, उनका कितने दिन का होता है? तो लगभग वह कितने दिन का होता है? 15 से 18 दिन का होता है। कितना? 15 से 18 दिन का होता है जो उनका होता है किसमें? शीप में। तो याद रखिएगा, जो एस्ट्रस साइकिल होता है शीप में वह 15 से 18 दिन का होता है। इसका राइट आंसर होगा 21 दिन, 10 दिन, 30 दिन, और ये सब सारी चीजें देखें। एस्ट्रस साइकिल भेड़ का जो होता है, शीप का होता है, वो सबसे छोटा होता है एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, और औसतन यह
16.5 से 15 दिन, यानी 15 से 18 दिन रखा। 16.5 होता है तो इसमें रखा जाता है 15 से 18 दिन का होता है, जो अन्य पशुओं से थोड़ा छोटा होता है। जो बड़े पशु होते हैं उनकी कंपेयर में इनका जो एस्ट्रस साइकिल होता है वह थोड़ा कम होता है। 21 दिन का जो होता है गाय, भैंस, बकरी और जो हमारे पिग होते हैं उनका जो एस्ट्रस साइकिल होता है वह कितने दिन का होता है? 21 डेज का। 10 डेज का असामान्य चक्र अवधि है, यह अमान्य है, यह कोई अवधि चक्र नहीं है। जो हमारा सी ऑप्शन है 15 से 18 दिन, यह राइट आंसर है। यह भेड़ यानी सिप में 16 से 17 दिन यानी 15 से 18 दिन के बीच का देखा जाता है। यह 30 दिन का जो होता है वो किसी एनिमल में नहीं होता, यहाँ तक कि जो हमारे ह्यूमन होते हैं यानी जो लेडीज होते हैं उनमें ऐसा भी नहीं होता। जो 2 से 3 दिन की होती है केवल हीट पीरियड की होती है, ठीक है। यह अवधि क्या हो सकती है? केवल हीट पीरियड हो सकती है एनिमल में, ओके। तो यह क्या हो गया? 2 से 3 दिन हीटिंग पीरियड उनकी होती है, तो याद रखिएगा। तो आप इसके साथ रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपको एक आंसर के साथ साथ 4 क्वेश्चन और भी बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया कि जो हमारे भेड़, बकरी, यहाँ पे गाय, भैंस, बकरी या सुअर या भैंस का जो एस्ट्रस साइकिल कितना होता है, आपको यहाँ से याद हो गया कि 21 डेज, ठीक है। और फिर आपको ये भी याद हो गया कि बकरी का भी याद हो गया, गाय का भी, सुअर का भी। तो इस तरह से आप रिलेट करेंगे चीजों को तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ नॉलेज। अच्छा, एमॉन्ग द फॉलोइंग विच द की ह्यूमन कंपोनेंट, ठीक है, ह्यूमन कंपोनेंट रिसीवर ऑफ नॉलेज द कम्युनिकेशन सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संचार प्रणाली मुख्य घटक यानी उपयोगकर्ता प्राप्त करता है? तो वह कौन सा राइट आंसर है इसका? जो फार्मर क्या है, उसको खुद उपयोग करता है, खुद रिसीव करता है, ठीक है। यानी कि वह क्या है? कंपोनेंट रिसीवर ऑफ नॉलेज, ठीक, किसान। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? फार्मर। इसका राइट आंसर ए होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे आगे। 13 नंबर का जो एक्सप्लेनेशन हो जाए कृषि विस्तार में विज्ञान संचार प्रणाली, क्या बोलते हैं इसको? विज्ञान संचार प्रणाली का अंतिम लक्ष्य और मुख्य मानव घटक किसान यानी फार्मर होता है, जो प्राप्त ज्ञान का प्रयोग खेत में करता है। जो उससे नॉलेज प्राप्त होती है उसको क्या करता है? वह खेत में यूज करता है, उसको अप्लाई करता है। तो इसका यह ज्ञान का अंतिम उपभोक्ता है, सबसे लास्ट उपभोक्ता है और प्राथमिक घटक है, और इसका जो उपयोग करने के लिए पहले होता है। एग्जीबिशन क्या होता है? यह संचार का एक माध्यम होता है। एग्जीबिशन जो है संचार का एक माध्यम है। न्यूज़पेपर यह एक जन संचार का माध्यम है, या संचार का माध्यम है, या जन संचार का माध्यम है, ओके। और फिर गवर्नमेंट एजेंसी क्या है? यह ज्ञान प्रदाता संगठन है। और यूनिवर्सिटी जो है यह ज्ञान उत्पन्न करने वाला संस्था है। तो ये चीजों को याद रखिएगा, जो हमारा गवर्नमेंट एजेंसी होती है वह ज्ञान प्रदाता संगठन है। नेक्स्ट 14 नंबर क्या? हैरोइंग से रिलेटेड है। तो विच द सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन इज यूज्ड, ओके, ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ क्लॉड एंड द पल्वराइजिंग सॉइल, मिट्टी के ढेलों को तोड़ने और मिट्टी को भुरभुरा पल्वराइज करने के लिए किस द्वितीयक जुताई का उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? हैरोइंग। पहले तो क्या करते हैं हम उसे कल्टीवेटर से जोतते हैं, जो हमारी प्राथमिक कल्टीवेशन होती है, मिट्टी को खोदना। फिर जो दोबारा टिलेज करते हैं, सेकेंडरी टिलेज, इसे वह हैरोइंग से करेंगे, तो जाके हमारी मिट्टी क्या होगी? पल्वराइज होगी, यानी भुरभुरी होगी पूरी तरह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हैरोइंग इसका राइट आंसर होगा। जो टिलिंग होता है, इंटरकल्चर, प्लैगिंग, फर्टिगेशन अलग अलग है। फर्टिगेशन क्या होता है? पानी के माध्यम से फर्टिलाइजर को देना, ठीक है। प्लैगिंग पाटा लगाना, जमीन को समतल करना। अंतःकर्षण जो क्रॉप लगे हैं, क्रॉप के बीच में उनके प्रैक्टिस कल्चर करना, जैसे उनकी निराई करना, गुड़ाई करना, ठीक है। ये सब जो कल्चर होते हैं उसे इंटरकल्चर बोलते हैं। जुताई टिलिंग होता है, जो कि नॉर्मली ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर से किया जाता है, या फिर बैलों द्वारा उनके हल से किया जाता है, देसी हल द्वारा। तो ये जुताई हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको आगे देखते हैं एक एक करके। बाकी चीजों मैंने आपको रिलेट करा दिया यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, देखिए, प्राथमिक जुताई के बाद बने जो बड़े बड़े ढेले होते हैं, अगर जुताई कर दी, जो हमारी प्राइमरी टिलेज हो गई, उसके बाद ढेले बड़े बड़े निकलते हैं, तो उनको तोड़ने और मिट्टी को पल्वराइज करने के लिए, बारीक भुरभुरा बनाने के लिए डिस्क या दांतों वाले हैरो का प्रयोग किया जाता है। टिलिंग या जुताई की सामान्य प्रक्रिया संदर्भित करता है। इंटरकल्चर फसल बोने के बाद खरपतवार निकालने की, जिसे यह क्रॉप के बीच में किया जाता है। इस तरह से अगर क्रॉप लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रॉप है, यहाँ पे क्रॉप है, तो इनके बीच में जो
वीड या फिर खरपतवार ग्रो किया हुआ है या फिर इनकी गुड़ाई निराई किसी भी तरह का इसमें प्रैक्टिस कल्चर करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो इसमें जो वर्क किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर कल्चर। हैरोइंग क्या है, इसको मैंने बता दिया, ढेलों को तोड़ने का एक या द्वितीयक जुताई यंत्र है। फिर प्लैकिंग, खेत को समतल करने के लिए तथा नमी संरक्षण करने के लिए प्लैकिंग यूज किया जाता है, इसे पाटा लगाना बोलते हैं। फिर क्या, फर्टिगेशन, सिंचाई के जल के माध्यम से उर्वरक देने की एक तकनीकी है, टेक्निक्स है, जिसे क्या बोलते हैं हम, फर्टिगेशन बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब, उफरा डिजीज। उफरा डिजीज इन राइस इन कॉज्ड बाई, यह किसके कारण होता है, उफरा डिजीज जो होता है वह नेमेटोड के कारण होता है। किसके कारण होता है, यह नेमेटोड के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह बी इसका राइट आंसर होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है, नेमेटोड। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि धान का उफरा रोग जो होता है डायटिलेकस एगस्टस नामक चावल के तना सूत्रकृमि नेमेटोड राइस स्टेम नेमेटोड द्वारा होता है। बैक्टीरिया धान में जीवाणु झुलसा, जिसे BLB बोलते हैं, एंड जेंथोमोनास द्वारा होता है, ठीक है। नेमेटोड या राइट आंसर है। जो इसका एजेंट होता है उफरा रोग, वायरस धान का टुग्रो वायरस द्वारा होता है। जो वायरस द्वारा जो रोग होता है वो किसके द्वारा, टुग्रो रोग होता है। फंगस द्वारा ब्लास्ट रोग होता है। बैक्टीरियल द्वारा बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, जिसे BLB जेंथोमोनास बोलते हैं, राइट। 16 नंबर, सोमाक्लोनल वेरिएशन। सोमाक्लोनल वेरिएशन के बारे में आई थिंक जो ब्रीडिंग पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, या फिर कुछ एनिमल हस्बेंड्री के में भी कुछ हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। क्या है, द टर्म यूज ऑफ द डिफाइन द वेरिएशन डिराइव फ्रॉम एनी फ्रॉम ऑफ सेल और टिश्यू कल्चर इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, कोशिका या उत्तक संवर्धन, सेल टिश्यू कल्चर, ठीक है, से उत्पन्न विभिन्नता को क्या कहा जाता है। अगर हम टिश्यू कल्चर के द्वारा कोई प्लांट ग्रो करते हैं, उनमें जो वेरिएशन आती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको उसी को बोला जाता है सोमाक्लोनल वेरिएशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह बी होगा, ठीक है। अगर हम टिश्यू कल्चर के द्वारा कोई चीज प्लांट ग्रो कर रहे हैं और फिर उनमें जो वेरिएशन आता है दोनों प्लांट की कंपेयर में, तो उस वेरिएशन को ही बोला जाता है सोमाक्लोनल वेरिएशन। इसका राइट आंसर बी होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, सोमाक्लोनल वेरिएशन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन विट्रो टिश्यू कल्चर, क्या बोल रहा है, इन विट्रो टिश्यू कल्चर के दौरान उत्पन्न होने वाली अनुवांशिक विभिन्नताओं को सोमाक्लोनल वेरिएशन कहते हैं, जिसे लार्किंग एंड द स्कोवर क्रॉप्ट 1981 में किया था, ठीक है। फिर क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, DNA पुनर्संयोजन, DNA का पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा जीनोम में परिवर्तित होना, ठीक है, जीनोम में परिवर्तित होना ही क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जो DNA होते हैं हमारे, ठीक है, DNA का पुनर्संयोजन तकनीकी द्वारा, ठीक है, उनका जीनोम में परिवर्तन होना ही क्या होता है, हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। सोमाक्लोनल वेरिएशन के बारे में बता दिया। उत्तक संवर्धन में उत्पन्न होने वाली जो वेरिएशन होती है, टिश्यू कल्चर से उत्पन्न होने वाला जो वेरिएशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, सोमाक्लोनल वेरिएशन बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है जेनेटिक वेरिएशन, लैंगिक प्रजनन या जनन उत्परिवर्तन द्वारा सामान्य अनुवांशिक अंतर होता है। जो लैंगिक जनन उत्परिवर्तन द्वारा होता है उनमें या क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, जेनेटिक कुछ। फिर इन्वायरमेंटल वेरिएशन, पर्यावरण के प्रभाव से होने वाला अस्थायी अंतर। अब देखिए पर्यावरण से कैसे, आपका एक आंसर होगा, पर्यावरण से कैसे होगा। जैसे बहुत लोग क्या है, अगर आप किसी भी ह्यूमन को देखिए जो कि इंग्लैंड में रह रहा हो और जो हमारे इंडिया में रह रहा हो, ठीक है, जो फॉरेन यानी इंग्लैंड, अमेरिका, इन सब देशों में रह रहा है, या फिर जो अफ्रीका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको में देखिए क्या डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। अफ्रीका वाले देखिए वो अलग ही होते हैं, तो उनके जो चेंजेस देखने को मिलते हैं कलर का, जो बाहर से चेंजेस देखने को मिलते हैं उनमें सारी चीज़ें, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकली रूप से चेंजेस देखने को मिलता है, वो इन्वायरमेंट के द्वारा होता है। जैसे आदमी का काला गोरा होना, चेहरे पे अलग अलग तरह के पिंपल्स निकलना, कुछ जेनेटिक हो सकते हैं, कुछ उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, कुछ क्या होते हैं इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, तो अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हम इन्वायरमेंट वेरिएशन। चलिए एसिडिक सॉइल प्रॉपर्टी, एसिडिक सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्लीय मिट्टी यानी एसिडिक सॉइल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि इन 5 ऑप्शन में से एसिडिक सॉइल में कौन सी विशेषता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एसिडिक सॉइल में कौन सी विशेषता नहीं होती है।
तो कौन सी विशेषता नहीं होती इसमें? ग्रेटर देन 0.1% सैलिनिटी से होता है, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है इसका। नॉट प्रॉपर्टी, यह करेक्ट नहीं हो, यह प्रॉपर्टी नहीं होता, मतलब उसमें जो सैलिनिटी होती है वह 0.1 से अधिक होती है, यह इसमें नहीं होता। आयरन एंड एल्यूमिनियम की प्रचुरता इसमें होती है। CEC बेस संतृप्त कम होता है, pH लो होता है, और इसमें लास्ट तो नन ऑफ दीज है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनके। एक्सप्लेनेशन क्या है? उच्च लवणता, ठीक है, उच्च लवणता ग्रेटर देन 0.1% लवणी मृदा सैलाइन सॉइल की विशेषता है। यह क्या है? सैलाइन सॉइल की विशेषता है, ठीक है। यह अम्लीय मृदा में एसिडिक सॉइल में अधिक वर्षा के कारण घुलनशील लवण बह जाते हैं, लीचिड आउट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बी, आयरन एल्युमिनियम एक्यूमुलेशन। अम्लीय मिट्टी में आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम विषैले स्तर तक एकत्र हो जाते हैं, मतलब एक लेवल तक विषैले स्तर तक एकत्र हो जाते हैं, जहाँ की यह क्या करते हैं? सॉइल को खराब कर देते हैं। फिर लो CEC बेस सेचुरेशन, जो मैग्नीशियम होते हैं क्षार को कमी, बेस में सेचुरेशन बहुत कम होता है। सबसे प्लस पॉइंट आपका जो राइट आंसर है यह कि अम्लीय मृदा में जो अधिक वर्षा के कारण घुलनशील लवण होते हैं वह क्या होते हैं? बह जाते हैं। जो उच्च लवणता होती है वह इसमें 0.1% से अधिक होती है। यह प्रॉपर्टी हमारे एसिडिक सॉइल में नहीं होता है। नेक्स्ट है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल वेक्टर। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ट्रांसमिटेड बाय, जो लिटिल लीफ होता है ब्रिंजल में वह किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? किसके द्वारा वह प्रसारित होता है? वेक्टर क्या होता है? एफिड होता है, लीफ हॉपर होता है, थ्रिम्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, नन ऑफ दी। इसका जो राइट आंसर होता है लीफ हॉपर के द्वारा होता है, ठीक है। जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है, पत्तियों का छोटा रह जाना, मुड़ जाना, वह किसके द्वारा होता है? लीफ हॉपर के द्वारा होता है, क्योंकि वह जो उसके पत्तियां होती है, पत्तियों के जो सेक होते हैं उसको सक करते हैं, फिर अगले प्लांट में बैठते हैं, जो हमारे डैमेज प्लांट पत्तियां होती है उस पर बैठ के उसके रस को क्या करते हैं? सेक को सक करते हैं, फिर अगले प्लांट पे जाते हैं, तो उसके जो कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, वो अगले प्लांट पत्ती पे क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं इनके द्वारा, लीफ हॉपर के द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। लिटिल बैगन का लिटिल लीफ रोग फाइटोप्लाज्मा के द्वारा, किसके द्वारा? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, और इसका वाहक जो होता है लीफ हॉपर, जिसे हिस्मीमोनस फाइटिक्स बोलते हैं। एफिड या मोजैक तथा पॉटी वायरस का मुख्य प्रसारक है। किसका? मोजैक के लिए एफिड हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मोजैक होता है वह एफिड के द्वारा फैलता है। लीफ हॉपर जो होता है संयुक्तर या फाइटोप्लाज्मा को स्वस्थ पौधे में फैलाता है। जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं वो हमारे हेल्दी प्लांट होते हैं, उनके अंदर भी क्या करते हैं? या पहुंचाते हैं। जैसे क्या हुआ, कोई ब्रिंजल का पत्ती है, ठीक है, ब्रिंजल की पत्तियों पे यह क्या करते हैं? बैठ के यहाँ से क्या करते हैं? पत्तियों को यहाँ से सक करते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं? इसके पत्ती से रस को सक कर रहे हैं। फिर कोई दूसरा प्लांट है, उसके पत्तियों पे फिर जाकर यह क्या कर रहे हैं? बैठ जा रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं? बैठ रहे हैं। तो जो ये फाइटोप्लाज्मा है यह क्या हमारा डैमेज प्लांट है। कैसा है? डैमेज प्लांट है। यह क्या है? हेल्दी प्लांट है, हेल्दी प्लांट है। तो यहाँ से जब जो हमारे हॉपर होते हैं, लीफ हॉपर, फिर आकर या फिर क्या करते हैं? यहाँ पे बैठ के सक कर लेते हैं इसको, तो फिर इसके जो फाइटोप्लाज्मा होता है इस हेल्दी पत्तियों पे आ जाते हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे एफिड डैमेज हो रहा है। तो जो मेन वेक्टर होते हैं वह लीफ हॉपर होते हैं, लिटिल लीफ के लिए, ठीक। थ्रिम्स या टोपोस्पो वायरस का वाहक है। टोपोस्पो वायरस का बर्ड जो होता है बीजों को प्रकीर्णन में सहायक करता है। नन ऑफ दीजिए, कोई आंसर नहीं, विकल्प बी सही है। बोटेनिकल नेम ऑफ साल ट्री। साल ट्री का बोटेनिकल नेम क्या है? तो साल ट्री का जो बोटेनिकल नेम है सोरेया रोबोस्टा, ठीक है, सोरेया रोबोस्टा। राइट आंसर सोरेया रोबोस्टा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और भी जो इसमें दिया है टोक्टोना ग्रैंडिस, ग्रेवेलिया रोबुस्टा, यूकेलिप्टस लिप्टस। साल का वैज्ञानिक नाम जो होता है वह सोरेया रोबुस्टा होता है, ठीक है। डाइप्टेरो कार्पेसी कुल की फैमिली है। क्या है? डाइप्टेरो कार्पेसी, ठीक है, डाइप्टेरो कार्पेसी फैमिली है इसकी। इमारती लकड़ी होती है। कैसी होती है? इमारती लकड़ी। इससे अलग अलग फर्नीचर के लिए यूज किया जाता है। फिर सोरेया रोबुस्टा, ये राइट आंसर है, साल का एक वनस्पतिक नाम है। फिर
टेक्टोना ग्रैंडिस यह सागौन का होता है, ठीक, यानी इसे टिक बोलते हैं, टिक का सागौन का जो बॉटेनिकल नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। फिर ग्रेविलिया रोबुस्टा जो होता है सिल्वर ओक का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूकेलिप्टस, यह यूकेलिप्टस का होता है जो सफेद प्रजाति होती है। और इसका बी ए राइट आंसर है, नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं है। ऐसे आपको केवल क्वेश्चन में उलझाने के लिए ऑप्शन मोस्टली दिए जाते हैं। फिर क्या है, क्रिटिकल डे लेंथ ऑफ लॉन्गडेन प्लांट डे, लॉन्गडेन शॉर्ट डे, ठीक है। दीर्घ दीप्ति पॉली पौधे जिसे लॉन्ग डे बोलते हैं, ठीक है, में पुष्पन के लिए प्रकाश की क्रांतिक अवधि कितनी होनी चाहिए, यानी जो लॉन्ग डे प्लांट है उसमें एटलीस्ट जो सनलाइट है वह कितने टाइम तक का होना चाहिए, वह बिल्कुल जरूरी ही है कि इतने टाइम तक उसमें सनलाइट होना चाहिए। तो वह क्या टाइम, 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, 14 से 18 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 14 से 18 घंटा राइट आंसर है। 20 से 24 घंटा वो काफ़ी ओवर हो गया। जो मैक्सिमम 14 से 18 घंटे की उनको सनलाइट चाहिए ही चाहिए। तो मोस्टली जो ये प्लांट होते हैं या कब होते हैं, दिसंबर के बाद, जैसे जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ऐसे प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, मई तक, जिनमें की सनलाइट ज़्यादा टाइम तक मिलती है, जिसे लॉन्ग डे प्लांट बोला जाता है। इनकी सनलाइट की जो जरूरत होती है वह 14 से 18 घंटे तक होती है। इसमें 2 प्लांट होते हैं, 3 प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और न्यूट्रल। देखिए दीर्घ दीप्तिकालीन यानी लॉन्ग डे प्लांट जैसे गेहूं, जौ, चना, ठीक है, क्या होते हैं, गेहूं, जौ, चना, यानी कि जो रबी वाले क्रॉप होते हैं में फूल आने के लिए 12 से 14 घंटे, सामान्यतः 14 से 18 घंटे की अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। 8 से 10 घंटे या अल्पदीप्तकालीन के लिए, 10 से 12 घंटे या दिवसीय एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट के लिए होते हैं, या भी शॉर्ट डे प्लांट के लिए। 14 से 18 घंटे लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। 20-24 से अत्यधिक प्रकाश अवधि है, ठीक है, 20 से 24 घंटे, 24 घंटे प्रकाश बहुत कम पॉसिबल है नेचर के द्वारा सनलाइट। बाकी वैसे रूम कमरे में आप लाइट उसको 24 घंटे तो दे सकते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट जो हमारी होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, चीजें अच्छे समझ में आ रही हैं, आई होप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे, प्रसव के बाद गाय या, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ यूट्रस ऑफ काउ आफ्टर बर्थ एंड एक्सपेंशन रिलैक्सेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रसव के बाद गाय के गर्भाशय में अपने सामान्य आकार में वापस सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यूट्रस इन्वोल्यूशन, लैक्टोजेनेसिस, ग्लाइक्टोजेनेसिस, पास्चुराइजेशन और फिर किडिंग। तो पहला क्या होगा इसका राइट आंसर, यूट्रस इन्वोल्यूशन, ठीक है। इन्वोल्यूशन जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो गाय जब बच्चे को जन्म दे देती है, बछड़े को जन्म दे देती है, उसका जो पेट होता है, यूट्रस होता है, वह फिर नॉर्मल स्टेज में चला जाता है, अपने साइज में, नॉर्मल साइज में चला जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूट्रस इन्वोल्यूशन बोला जाता है। क्या बोलता है, यूट्रस इन्वोल्यूशन बोला जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर इन सारे चीजों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेन, प्रसव के बाद गर्भाशय का अपने प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, आकार में लौटने की शारीरिक प्रक्रिया यूट्रीन इवोल्यूशन कहलाती है। यूट्रस इवोल्यूशन से उत्तर है गर्भाशय का सिकुड़कर पूर्व अपनी अवस्था में आ जाना। लैक्टोजेनेसिस या अयन यानी उनके थन से दुग्ध स्राव या संश्लेषण शुरू होने की प्रक्रिया होती है। जब दुग्ध देना गाय शुरू कर देती है उसे बोलते हैं हम लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। फिर ग्लाइक्टोजेनेसिस क्या होता है, दुग्ध स्राव को बनाए रखने के लिए जो दुग्ध स्राव बना रहता है तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, दूध जब कंटिन्यू रहता है गाय दे रही है तो उस समय वह ग्लाइक्टोजेनेसिस में होती है। पास्चुरेशन, गर्भ से बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है, पैदा करने की उनकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, पास्चुराइजेशन। किडिंग, बकरी में बच्चे देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम किडिंग बोलते हैं। देखिए पास्चुराइजेशन क्या होती है, सभी में होता है, ठीक है। पास्चुराइजेशन मतलब प्रसव बोलते हैं, जिसे बच्चे देने की जो प्रक्रिया पूरी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रसव बोलते हैं एनिमल में, जिसे पास्चुराइजेशन बोलते हैं, पास्चुराइजेशन बोलते हैं। बाकी जब उनके अलग अलग एनिमल के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर जैसे बकरी बच्चा दे रही है तो किडिंग बोलेंगे, सीप दे रही है तो क्या बोलेंगे उसे, बताया था मैंने। चलिए आप लोग देखिए, अगर मैं सारी चीजों बताऊंगा फिर भूलेंगे आप।
चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर। 22 नंबर, विच हिमालयन ब्रीड ऑफ गोट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश विथ लॉन्ग हॉर्न क्रट, जिसके लॉन्ग हॉर्न क्या होते हैं, लंबे होते हैं, कर्ल होते हैं, बैकवर्ड पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, ड्रूपी ईयर्स, स्मॉल टीच एंड प्रोड्यूस फाइन वूल, जिससे अच्छे से उनके ऊन भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जम्मू, देखिए क्वेश्चन हिंदी में देख लीजिए प्रॉब्लम है तो, जम्मू व कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली बकरी की कौन सी नस्ल है जिनके पीछे मुड़े हुए लंबे सींग होते हैं और बारीक ऊन पैदा करती है। तो क्या होते हैं, गड्डी, सिरोही, उस्मानाबादी, मालबरी। ठीक है, तो क्या होते हैं यहाँ पे, गड्डी। जो गड्डी होते हैं इनकी जो लंबे सींग होते हैं और बारीक ऊन पैदा करते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा या पाली जाती हैं। ठीक है, इसे हिमालयी नस्ल भी बोलते हैं। फिर देखिए, गड्डी बकरी की हिमालयी नस्ल है जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और पश्मीना बकरी तथा ऊन तथा भार ढोने के लिए प्रसिद्ध होती है। ठीक है, जो पश्मीना बारीक ऊन, जो पश्मीना बारीक होता है इन्हीं से निकलता है, किससे, गड्डी से। जो पश्मीना ऊन आप यहाँ पे सुने होंगे, पश्मीना तो एक ब्रीड भी होती है, बारीक ऊन तथा भार ढोने के लिए प्रसिद्ध होती है। गड्डी का राइट पहाड़ी नस्ल है जो महीनों ऊन देती है। सिरोही राजस्थान की एक मांसाहारी और दुग्ध बकरी नस्ल है, यानी कि इनको मांस के लिए लोग भी यूज करते हैं और दूध भी अच्छी देती है। उस्मानाबादी या महाराष्ट्र की मांस उत्पादन के लिए यूज होती है और प्रसिद्ध है मांस उत्पादन के लिए। उस्मानाबादी याद रखिएगा, उस्मानाबादी जो है वह महाराष्ट्र के लिए फेमस है। मालबरी जो केरला में द्विप्रयोजन के लिए यूज है, दोनों काम के लिए, मतलब दूध के लिए भी और मांस के लिए भी। ठीक है, तो ये अलग अलग इनके हैं। तो इन ब्रीड का याद रखिएगा, ब्रीड क्यों फेमस है, किस काम के लिए फेमस है, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, तभी आपको इस क्लास को देखने का काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन को करने के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन और भी तैयार होने हैं। टोटल ओवरऑल 5 क्वेश्चन इससे आपके रेडी होने वाले हैं। बिल्कुल 23 नंबर। ठीक है, द स्टेटरी बॉडी विच इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज, यानी कौन सा वैधानिक बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अंतर्गत नहीं आता है। टोबैको बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, कार्डेमोम बोर्ड और टी बोर्ड। जो कार्डेमोम बोर्ड होता है वह जो हमारा होता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कार्डेमोम बोर्ड जो होते हैं वह 1987 में स्पाइस बोर्ड यानी मसाला बोर्ड में विलय कर दिया गया था। इसको जो हमारा स्पाइस बोर्ड था उसमें इनको मिला दिया गया था, इसलिए अब स्वतंत्र कार्डेमोम अवस्थित में नहीं है। ठीक है, अस्तित्व में नहीं है। फिर टोबैको बोर्ड जो है वाणिज्य मंत्रालय के अधीन गुंटूर में स्थित वैधानिक बोर्ड है। ठीक है, कहाँ पे, गुंटूर में। फिर वाणिज्य मंत्रालय के अधीन बेंगलुरु में स्थित है कॉफी बोर्ड। रबड़ बोर्ड जो है वह कोयम्बटूर यानी कर्नाटका के आसपास। फिर कार्डेमोम बोर्ड या राइट आंसर है स्पाइसेस बोर्ड में मिला दिया गया है। ठीक है, इसका एक पर्सनल कोई अपना अस्तित्व नहीं है। टी बोर्ड जो होता है कोलकाता में स्थित है। यह सभी क्या है, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है, बट इनका मंत्रालय अलग अलग है। जैसे टी का जो है वह कोलकाता में है, रबर का जो है कोयम्बटूर कोट्टायम में। ठीक है, कॉफी जो हो वो बेंगलुरु में है और तंबाकू जो है वो गुंटूर में है। राइट, नेक्स्ट है 24 नंबर। ए पर्सन परफॉर्म द वेजिटेबल कल्टीवेशन, फिशरी, वुडी क्रॉप्स एंड बट द दैट इज फॉर द सेल कंजप्शन इट इज कॉल्ड एज, यानी कि घर के आसपास सब्जी, मत्स्य पालन और काष्ठीय उद्योग उगाना जो स्वयं के उपभोग के लिए, वो उसे क्या कहलाता है, एग्री सिल्वीकल्चर। ठीक है, एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर, एग्री वोलरिकल्चर, होम स्टेट, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा होम स्टेट। अरे आपको बोल दिया कि घर के आसपास उगा रहा है तो होम स्टेट, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो बेसिक चीजें हैं, तो यहाँ से आप चीजों को समझ सकते हैं बहुत इजीली रिलेट करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एग्री सिल्वीकल्चर क्या है, एग्री हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे कि कृषि में बड़े पेड़ पौधों का, जंगली पौधों का यूज किया जाए। एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर यानी कि हॉर्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर वन वाले जो प्लांट होते हैं उनका। एग्री वोलरिकल्चर कृषि के, और फिर इन चीजों को रिलेट करके क्या है, गृह वाटिका बोलते हैं। जैसे गृह वाटिका कृषि विज्ञान। होम स्टेड एग्रो फॉरेस्ट्री क्या बोला जाता है, होम स्टेड एग्रो फॉरेस्ट्री में
परिवार की दैनिक जैविक आवश्यकताओं हेतु घर के बाड़े में जो आसपास जगह होते हैं जिसे बालकनी बारजा बोलते हैं, वहाँ पे लोग गमलों में अलग अलग तरह के अपने ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स को, ठीक है, तो पालन किया जाता है। फिर एग्री सिल्वीकल्चर, इनमें केवल फसलें और वन वृक्ष एक साथ उगाए जाते हैं। एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर, फसलें, फलदार वृक्ष और वन वृक्ष। एग्री ओलरीकल्चर, केवल कृषि वाले फसलें और सब्जियों का संयोजन किया जाता है, ठीक है, जो कृषि वाले फसल होते हैं उस सब्जियों का संयोजन किया जाता है। होम स्टेड एग्रो फॉरेस्ट्री, राइट आंसर है, घर के चारों ओर बहुस्तरीय स्व उपयोग खेती के लिए इन चीजों का ग्रो करना, अपने खुद के उपयोग के लिए। फिर क्या है 25 नंबर, अंडर डे नॉर्मल व्हाट इज द अमाउंट प्रोवाइडेड द रिवॉल्विंग फंड, आरएफ जिसे बोलते हैं, सपोर्ट पर एसएचजी, यानी कि डे एनआरएलएम योजना के तहत स्वयं सहायता समूह, ठीक है, जिसे बोलते हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड एफआर जिसे बोलते हैं आरएफ, आरएफ का मतलब रिवॉल्विंग फंड, ठीक है, कितनी राशि प्रदान की गई, कितनी राशि प्रदान की गई, 10,000 से लेकर 15,000 तक इसका राइट आंसर है, ठीक है, जो हमारा डे एनआरएलएम योजना के तहत, ठीक है, स्वयं सहायता समूह जिसे बोलते हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड आरएफ के रूप में धनराशि कितनी गई, 10,000 से लेकर 15,000 तक दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा या पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इसको देखिएगा या ये ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो अभी टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, क्लास करने के बाद, क्लास के बीच में नहीं जाइए छोड़कर, क्लास करने के बाद आप जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी, आ जाएगा, फिर वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद या पीपीटी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ओके। 26 नंबर, यह कर्ड से रिलेटेड है, दूध के रेनेट, ठीक है, दूध को रेनेट या अन्य एंजाइम का उपयोग करके थक्का प्रिसिपिटेट जमाना फिर छाना जाता है, इससे क्या बनता है। अगर उन्हें रेनेट करके उन्हें जमाया जाता है फिर उन्हें छाना जाता है तो इससे क्या बनता है, योगर्ट, चीज, घी, बटर, क्रीम, तो क्या बनता है, उससे चीज बनता है। क्या करते हैं उससे, पहले उसे हम जमाएंगे एंजाइम का उपयोग करके, रेनेट या अन्य एंजाइम का, ठीक है, दूध में रेनेट, ठीक है, रेनेट या फिर अदर एंजाइम, ठीक है, अदर एंजाइम का यूज करके क्या करते हैं, इनको हम पहले क्लोटिंग करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, फिर उन्हें क्या करते हैं, फिर उन्हें छाना जाता है, इससे क्या बन जाता है, पनीर। पहले क्या होंगे, दूध को फाड़ने के लिए, दूध को फाड़ने का क्या तरीका होता है, आजकल क्या हो गया है कि जैसे दूध लोग नॉर्मल पनीर लोग बना लेते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि जैसे लोग दूध में आया, घर पे दूध, अगर दूध कोई घर में बच गया तो नॉर्मल उनको क्या करते हैं, लोग रख देते हैं, अगर फिर भी उसके बाद 2 दिन 3 दिन लगातार बचता जाए तो दूध को क्या करते हैं, उसमें किसी तरह का एंजाइम, रेनेट या फिर कुछ भी उनको ऐसा एसिडिक चीज़ों को डालकर जिसमें उनके क्या कर देते हैं, उन्हें दूध फट जाता है, फटने के बाद उससे क्या होते हैं, छान देते हैं, तो उस दूध का जो अलग थक्का वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है और पानी उससे अलग हो जाता है, ओके। फिर उनको क्या करते हैं कि लंबे टाइम तक उसको दबा के रखते हैं ताकि पानी उसमें कुछ टाइम तक के लिए निकल जाए, फिर उनको वहां से निकाल कर काट लिया जाता है। तो लोग घर में नॉर्मली यूज भी कर लेते हैं इस तरह से पनीर, तो क्या हो गया है, चीज पनीर जिसे बोलते हैं, ठीक। इसका राइट आंसर जो होगा वह बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, योगर्ट कैसे बनता है, योगर्ट या लैक्टोबैसिलस जीवाणु की किण्वन से बनता है। कैसे बनता है, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं उनके किण्वन के द्वारा बनता है। चीज राइट आंसर, रेनेट एंजाइम का प्रयोग करके बनाने वाला दुग्ध उत्पाद है। घी जो होता है मक्खन या मलाई को गर्म करके वसा प्राप्त कर लिया जाता है। बटर जो होता है दही या क्रीम के मंथन से निकलता है, ठीक है, दही के जब मंथन किया जाता है तो उससे क्या निकलता है, बटर निकलता है। क्रीम दूध के अपकेंद्रीय बल से, मतलब उन्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा अलग किया जाने वाला एक क्रीम होता है, इससे वसा परत कर होती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन 27 नंबर, इमेस्कुलेशन से, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर, किसी भी प्लांट के फ्लावर से उसके स्टेमन या एंथर को रिमूव करना, ओके, क्या बोला है, रिमूव करना और किलिंग, उनको मार देना। पोलन ऑफ द फ्लावर विदाउट हार्मिंग फीमेल, उनके पोलन के बिना फीमेल को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
एज नोन, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? मादा जड़ांग को नुकसान पहुंचाए बिना फूलों से पुंकेसर यानी स्टेमन को निकालना, ठीक है, स्टेमन को निकालना, और परागकोशों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? इमैस्कुलेशन। क्या कहलाती है वह? इमैस्कुलेशन कहलाता है। समझ गए? मादा जड़ांगों को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी तरह का उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर बिना फूल से जो स्टेमन होते हैं या फिर जो उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहलाती है? इमैस्कुलेशन कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ए होगा, इमैस्कुलेशन। ओके, चलिए, जो मेल स्टेराइल नर बाध्यता, इसमें क्या होता है? मेल प्रजनन के लिए वह योग्य नहीं होता, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, स्व अनिषेचन, ठीक है, और फिर पार्थोजेनेसिस, अनिषेचक जन्म, यानी कि बिना बीज रहित फल। आइए देखते हैं इसको एक एक करके, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? कोई बताएगा? सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी प्लांट के जो अलग अलग फूल होते हैं उनको आपस में ही उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। रोकने के लिए कलिका अवस्था में पुंकेसर हटाने की क्रिया विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन कहलाती है। उनकी खुद की स्वपरागण जो होने की प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं? स्टेमन को रिमूव कर देते हैं फीमेल फ्लावर के पार्ट से, तो उसी को क्या बोला जाता है? इमैस्कुलेशन। फिर मेल स्टेराइल परागकणों का आनुवांशिकी या प्राकृतिक रूप से निष्क्रिय कर देना, जो परागकण होते हैं उनको क्या कर देना? निष्क्रिय कर देना। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, क्रियाशील परागकणों द्वारा स्वयं के वार्तिकाग्र, जिसे क्या बोलते हैं? स्टेमन को न सींच पाना। और फिर क्या होता है? पार्थोजेनेसिस, बिना निषेचन के भ्रूण या बीज का निर्माण होना, यानी उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और भ्रूण या जो सीड होते हैं उनका निर्माण हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्थोजेनेसिस। राइट आंसर इसका ए है। क्या था? इमैस्कुलेशन। तो बाकी इसके साथ मेल स्टेराइल क्या है? परागकणों का आनुवांशिकी या प्राकृतिक रूप से निष्क्रिय कर देना, जो पॉलेन होते हैं उनको इनएक्टिव कर देना ही क्या होता है? हमारा मेल स्टेराइल होता है। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी यानी खुद से वह पॉलिनेशन न कर पाए, इसके लिए स्टेमन को रिमूव कर देना, तो क्या हो जाता है? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। पार्थोजेनेसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बीज का निर्माण होना। चलिए नेक्स्ट क्या है? 28 नंबर। 28 नंबर क्या है? मनरेगा पे। मनरेगा, विच स्कीम इज द प्रोवाइडेड गारंटीड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अनस्किल्ड एंड मैनुअल, ठीक है, कौन सी योजना अकुशल हस्त कार्य के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत 100 दिनों का रोजगार प्रदान करती है? आई थिंक यह कुछ दिन इसमें बढ़ा दिए गए हैं, बाकी जैसे हम जनरल नॉलेज लेकर आएंगे लास्ट में तो उसमें आपको बताएंगे बाकी, ठीक है। अभी देखिए, इसको बोलते हैं मनरेगा। इसका राइट आंसर जो होगा वह ए, इसका राइट आंसर होगा मनरेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़िएगा कि मनरेगा क्या है, एनआरएलएम क्या होता है, स्वरोजगार आजीविका संवर्धन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? नेशनल रूरल लाइफ मिशन, PMMSY प्रधानमंत्री, फिर PMKSY, ये सारी चीजों को खुद पढ़िएगा। अब आ गया ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है, विच द हार्मोन द इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? कौन सा हार्मोन शामिल है इसमें? तो हमारा ग्लूकागॉन। क्या है? ग्लूकागॉन जो है वह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या नाम है उसका? ग्लूकागॉन। चलिए, और फिर इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, सोमेटोट्रोपिन है। तो इन चीजों को एक बार आप खुद रीड करिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है कि असमान पैनिक्रियाज की अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाला ग्लूकागॉन यकृत में जमा हो जाता है, ठीक है, फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त शर्करा में बढ़ाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? ग्लूकागॉन। राइट आंसर इसका, जो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकागॉन। याद रखिएगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए ग्लूकागॉन में बार बार ही बोल रहा हूँ। फिर इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर रक्त शर्करा हटाता है, ठीक है। और फिर यह नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है गर्भावस्था को बनाए रखने वाला एक मादा हार्मोन है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है यह कहाँ पे पाया जाता है? मेल में होता है, ठीक है। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है वह मेल में होता है,
या लैंगिक लैंगिक हार्मोन, यानी जो कि रिप्रोडक्शन के लिए एक हार्मोन्स होता है। फिर क्या होता है यहाँ पे, प्रोजेस्टेरोन या गर्भावस्था के लिए यूज होता है, या बनाए रखने के लिए होता है, या फीमेल में होता है, इनमें होता है, या फीमेल में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। फिर सोमाटोट्रोपिन में होता है, या वृद्धि हार्मोन्स होता है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेज सोइंग मेथड। मेज का सोइंग मेथड क्या है, बरसात और सर्दी के मौसम में मक्के की बुआई किस तरीके से की जाती है। बरसात और सर्दी के मौसम में उनकी बुआई किस तरह की जाती है, रीज एंड फुरो, मेड़ और नाली में। बरसात में उनको मेड़ों पर करेंगे, और जो ठंडिया मौसम में हम उनको नाली के विधि से कर सकते हैं। यानी राइट आंसर इसका जो होगा वह ए राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो मक्के की बुआई बरसात में करेंगे तो रीज पे करेंगे, अगर आप सर्दियों में करते हैं तो उसको हम नाली में कर सकते हैं। ठीक है, समतल क्यारी में करेंगे नहीं बरसात में, ठीक है, और धसी हुई क्यारी में करेंगे नहीं, या फिर एनीथिंग कोई नन ऑफ दिस। इसका एक बार आप एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत चीजें समझने वाली चीजें नहीं है इसमें। फिर क्या है, नेक्स्ट 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोजन। ठीक है, यानी कि यकृत में, ठीक है, यहाँ पे दिया है, यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो अभी इसके पहले बताया हम लोगों ने ग्लूकागोन, तो याद रखिएगा क्या राइट आंसर इसका, ग्लूकागोन। सेम चीजें हैं, आप वहीं सारी चीजें वही हैं, देखिए बस केवल ऊपर नीचे चेंज हो गया है। 32 नंबर, क्रॉसिंग ऑफ द टू डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स हैविंग डिफरेंट ट्रेट्स, यानी दो अलग अलग लक्षणों वाले एलील्स जो हैं, अलग अलग लक्षण हैं, उनके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं एलील्स के, और दो युग्मों का आपस में क्रॉस कराना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, डाई हाइब्रिड। यानी एलील्स की जो कैरेक्टर है वह अलग अलग है। ठीक है, दो एलील्स है, दोनों एलील्स के कैरेक्टर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, अगर उनका आपस में हम क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम डाई हाइब्रिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड, सेम एलील्स को क्रॉस कराया जाए तो मोनो हाइब्रिड। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, टॉप क्रॉस। आई थिंक कि यह जब एनिमल हस्बेंड्री में हमने चीज़ों को देखा था कि टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, और टॉप क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जबकि उनके जो प्रोजनी आई हुई है उनका अपने मेल या फीमेल से किसी में एक करा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, टेस्ट क्रॉस, उनको टेस्ट कर लेते हैं। बैक में इसमें स्पेसिफिक उनके मेल पेरेंट जो रिसेसिव होते हैं उनसे करा के इनको चेक किया जाता है, तो बैक क्रॉस। फिर क्या है, दो अलग अलग आनुवंशिक लक्षणों के अध्ययन करने हेतु कराया गया क्रॉस डाई हाइब्रिड कहलाता है। उसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए मोनो हाइब्रिड क्या है, केवल एक लक्षण, क्या बोला है, केवल एक लक्षण के आधार पर किया गया क्रॉस वह मोनो हाइब्रिड होता है। दो लक्षण का द्विसंकर क्रॉस F2, यानी कि यह रेशियो होता है। आई थिंक आप जब ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे। टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ उनके क्या बोले थे, टेस्ट क्रॉस में मैं बताया कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के साथ उनका करा देना जो कि अप्रभावी होते हैं। अप्रभावी मतलब जो डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, जो कि प्रभावी नहीं होते। बैक क्रॉस में F1 संतति का किसी भी पेरेंट्स से, मतलब किसी भी पेरेंट्स के उनके साथ, चाहे मेल या फीमेल कोई भी पेरेंट्स हो, उनके साथ उनका क्रॉस करा देते हैं तो वह क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस में उनके जो अप्रभावी रिसेसिव होते हैं उनके जनक के साथ, जो मेल पेरेंट होते हैं उनके साथ कराया जाता है। ठीक है, सॉरी मेल नहीं, अप्रभावी, जो कि प्रभाव नहीं है पूरी तरह से। ठीक, फिर टॉप क्रॉस, इनब्रेड लाइंस का ओपन पॉलिनेटेड किस्म के साथ क्रॉस कराना क्या होता है, टॉप क्रॉस। जो इनब्रेड लाइन होता है, इनब्रेड लाइन का ओपन पॉलिनेटेड किस्म के क्रॉस के साथ उनका क्रॉस करा देना ही क्या हो जाता है, टॉप क्रॉस। तो याद रखिएगा, मोनो हाइब्रिड में केवल एक सेम लक्षण वाले होते हैं, जबकि डाई हाइब्रिड में अलग अलग दोनों एलील्स के लक्षण अलग होते हैं। जबकि टेस्ट क्रॉस में जो F1 पीढ़ी होता है उसके अप्रभावी यानी रिसेसिव के साथ उनका हम क्या करा देते हैं, पेरेंट्स के साथ उनका हम क्रॉस करा देते हैं, उससे बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में उनकी जो F1 जनरेशन होती है उनका हम किसी भी पेरेंट्स के साथ उनका क्रॉस करा के चेक करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। ओके, फिर क्या आ गया 33 नंबर, व्हाट इज द लिमिट ऑफ क्रेडिट फॉर FPOS अंडर प्रियोरिटी सेक्टर लीडिंग फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर्पज।
ओके, चलिए देखते हैं। कृषि उत्पादन उद्देश्य के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, इसे पीएसएल बोलते हैं, ठीक है, के तहत ऋण की सीमा क्या है? तो क्या है इसमें 2 करोड़ तक है, तो इसका राइट आंसर बी। इसके बाद जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा आप देखिएगा, एक्सप्लेनेशन एक बार खुद पढ़िएगा। जो एक है सूक्ष्म उद्योग जैसे पीएसएल के लिए 2 करोड़ इसका राइट आंसर है प्रति एफपीओ कृषि उत्पादन हेतु, और पीएसएल की आधिकारिक ऋण सीमा के लिए जो 5 करोड़ कृषि अवसंरचना हेतु एफपीओ की सीमा के लिए, 10 करोड़ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए है, और यह अमान्य है 12.5 करोड़। 34 नंबर क्या है? टॉप फिनिश द ग्लोबल एक्वाकल्चर, द फिनिश विच द कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द ग्लोबल एक्वाकल्चर, ठीक है, यह क्वेश्चन है। इसका एक हिंदी भी यहाँ पे, वैश्विक जल कृषि ग्लोबल एक्वाकल्चर में सबसे अधिक योगदान देने वाली थिन फिश कौन सी है? तो सिल्वर क्रॉप, कॉमन क्रैब, ठीक है, फिर कैटला, रोहू, ग्रास क्रॉप। तो ओके, ठीक है, सेम। ओके, कॉमन क्रैप या फिर ग्रास क्रैप जो होते हैं वह इसके लिए ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। किसके लिए? ग्लोबल एक्वाकल्चर में सबसे अधिक योगदान कौन देते हैं? कॉमन क्रैप या ग्रास क्रॉप इनको बोलते हैं, ग्रास क्रॉप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है FAO आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मीठे पानी की जल कृषि उत्पादन में ग्रास क्रॉप एवं कॉमन क्रॉप का योगदान सर्वाधिक होता है, मतलब इन दोनों का आपस में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? सिल्वर क्रॉप, सिल्वर कार्प में है, या तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पाली जाने वाली कार्प है। जो सिल्वर कार्प है या दूसरे या तीसरे नंबर पे पाली जाने वाली सबसे बड़ी है। कॉमन कार्प और ग्रास कार्प इनका संयुक्त है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली मछली है कौन सा? कॉमन कार्प और ग्रास कार्प। फिर कैटला जो है यह भारतीय प्रमुख कार्प है, या भारत की एक प्रमुख कार्प है क्या? कैटला। रोहू जो है यह दक्षिण एशिया में लोकप्रिय है, रोहू जो है यह दक्षिण एशिया में लोकप्रिय है। फिर साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रास कार्प, इसकी जो साइंटिफिक नेम क्या है वह सेंटोफायरनगोडना इडेला, ठीक है। ठीक है, देखिए इसका ग्रास कार्प जलीय खरपतवारों का भक्षण करने वाली मछली, जिसका वैज्ञानिक नाम स्टेनो पैरिगोडोन इडेला है, ठीक है। स्टेनो पैरिगोडेन इडेला इसका राइट आंसर, या ग्रास कार्प का बॉटेनिकल नेम है, याद रखिएगा स्टेनो पैरिगोडोन। फिर क्या है? नीचे जो कॉमन कार्प का वैज्ञानिक नाम है साइप्रिनस कार्पियो, फिर यह जो है मृगनल मछली का नाम है, और फिर लेबेन रोहिता या रोहू का वैज्ञानिक नाम है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? रेशनल इक्वेटिक Q इक्वल टू CIA, सी द स्टैंड फॉर, मतलब C क्या दर्शाता है? तो इसमें जो C दर्शाता है वह रन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। जो C दर्शाता है वह क्या दर्शाता है? रन ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि B इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्या है? मैक्सिको के ओल्ड मैन कैक्टस का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? सेफाइलोसेरेनस सेनेलिस, ओके। तो इसका बॉटेनिकल नेम है, यहाँ पे एक बार पढ़िएगा। सेफाइलोसेरेनस को ओल्ड मैन कैक्टस कहा जाता है, क्योंकि इस पर सफेद लंबे बालों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो बूढ़े व्यक्ति जैसी लगती है। तो ये भी क्वेश्चन है आपका, सेफाइलोसेरस सेनेलिस। यह सामान्य खंभेनुमा कैक्टस है, जो हमारा सेरेनस स्पीसीज होता है। इकोना कैक्टस जो होता है, या बैरल फैक्ट कैक्टस कहा जाता है। तो ये अलग अलग है, इनको एक बार आप खुद पढ़िएगा। फिर क्या है? रूमिनेंट प्रोसेस द कैटल, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच द काउ, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा गाय पहले खाए गए भोजन को वापस मुंह में लाकर चबाती जुगाली करती है? इसे क्या है? रूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनेशन कहा जाता है।
इसको क्या कहा जाता है? रूमिनेशन कहा जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे उसका इसका एक्सप्लेनेशन है। डाइजेस्टिव क्या है? भोजन के जटिल को पचाना, अपचयित अपशिष्ट पदार्थ को सही से बाहर निकालना, एक्सक्रीशन हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। रूमिनेशन सही निकले भोजन को वापस चबाना। फिर रूमेन में गैस एकत्र होने की पेट फूलना, क्या हो गया? बोल्टिंग। फिर क्या है? विच द इंस्टीट्यूट ऑफ यूएन कलेक्ट एंड द मेंटेनेंस द डाटा रिलेटेड टू द फूड प्रोडक्शन कंजप्शन एंड हंगर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संस्थान खाद्य उत्पाद खपत भूख से संबंधित आंकड़े में है? तो क्या है? FSSAI, FCI, UN, FCI, AFO। तो क्या है? FAO। इसका एक एक्सप्लेनेशन है, इसको भी देखिएगा, आई थिंक आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर क्या है? धान की कुटाई के पहले पोषक तत्व बढ़ाने और चावल टूटने से रोकने के लिए आंशिक उबालने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? उससे क्या बोलते हैं? पैरा बॉइलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरा बॉइलिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या हमारा है? पैरा बॉइलिंग राइस। तो पैरा बॉइलिंग में धान को जिसे उसनाना भी बोलते हैं, तो धान में भिगोकर भाप देकर सुखाया जाता है, जिससे विटामिन B12 थियामिन अंदर चला जाता है और मिलिंग से चावल कम टूटता है। ठीक है, यह उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। चीज़ें समझ में आ गई कि क्यों किया जाता है उसे पैरा बॉइलिंग, उसको मिलिंग करने से पहले। यहाँ पे देखिए और भी है, जैसे पॉलिशिंग हो गया। फिर क्या हो गया? डीहस्किंग भूसी हटाना। विनोविंग क्या हो गया? हवा द्वारा भूसे को अलग करना, इसे ओसाना भी बोलते हैं। पोल सेकनिंग वैल्यू क्या हो? गुणवत्ता मापना। फिर नेक्स्ट क्या आ गया? इंजन का वह भाग, ये देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आ गया, वह भाग जहाँ ईंधन और हवा दहन मिश्रण होता है और शक्ति यानी पावर उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है? ईंधन आता है, हवा आता है, फिर वहाँ से क्या होता है? पावर जनरेट होता है। तो ये प्रोसीजर जिस स्थान पे होती है, जिसमें होती है, उस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? हम सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? सिलेंडर, यानी बी ई इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, देखिए सिलेंडर इंजन का मुख्य दहन कक्ष होता है, कंजप्शन चैम्बर होता है, जहाँ पे पिस्टन गति करता है। जैसे क्या हो गया? आइए देखते हैं। यह क्या हो गया? पूरा सिलेंडर हो गया। ठीक है, नीचे क्या हो गया? यहाँ पे इसमें पिस्टन हो गया। पिस्टन जो होता है इसके पूरा बॉडी को टच किया, सॉरी यहाँ पे एक सीधा होता है। ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या होता है? पिस्टन होता है। पिस्टन में यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है इस तरह से। ठीक, क्रैंक शाफ्ट कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? पूरा पिस्टन आपका सेट होता है। यहाँ पे पिस्टन इस तरह से सेट होता है और यहाँ से जुड़ा होता है क्रैंक शाफ्ट से, या इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। यह हमारा पिस्टन होता है। यह क्या होता है? हमारा क्रैंक शाफ्ट होता है। क्रैंक शाफ्ट ये नीचे वाला होता है, यह पिस्टन होता है। ठीक है, इधर से एयर आती है अंदर, इधर से ऊपर से फ्यूल आएगा इधर से एयर के लिए। जब यह नीचे की तरफ आएगा तो इधर से एयर आएगा, इधर से फ्यूल आएगा। फिर जब ये एक राउंड और करेगा, इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं टोटल, फिर ऊपर जाएगा तो इसमें कंजप्शन होगा, पावर जनरेट होगी। फिर यह जब करेगा तो यहाँ से क्या होगा? एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, तो यह पूरी प्रोसीजर होती है इसकी। देखिए यहाँ पे क्या है? क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की रेखीय गति को घूर्णन करता है, इसे अभी क्रैंकशाफ्ट बताया। फिर कैमस्केट वाल्वों को सही समय पर, जो वाल्व होते हैं हमारे, जो हमारा इनलेट और आउटलेट वाल्व होते हैं, उनको एक सही टाइम पे ओपन करने का यह काम कौन करता है? कैम शाफ्ट का काम होता है, याद रखिएगा। वाल्व को एक सही टाइम पे ओपन करने का काम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कैम शाफ्ट का काम होता है। फ्लाई वाले इंजन की ऊर्जा को संचित करता है और बैलेंस बनाए रखता है। फिर कैम शाफ्ट से वाल्व तक स्थानांतरित करता है। जो हमारा रोकर्स आर्म होता है या कैम शाफ्ट से वाल्व तक का एक कनेक्शन होता है पूरा इसका। कैम शाफ्ट कैसे चलेगा, फिर वाल्व किस टाइम पे खुलेगा, किस टाइम पे क्लोज होगा, इसका पूरा काम क्या होता है? रोकर्स का होता है। राइट, चलिए फिर क्या गया? सिल्क रीलिंग प्रोसेस। सिल्क रीलिंग प्रोसेस क्या है? रेशम के धागे प्राप्त करने के लिए कोकून से, रेशम से धागे प्राप्त करने के लिए कोकून से धागा निकालने, ठीक है,
की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे क्या बोलते हैं? रीलिंग बोला जाता है। रेशम के धागे से जो कोकून होंगे उनसे धागा निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? रीलिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? रीलिंग बोला जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? 12 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिल्क रीलिंग प्रोसेस। गर्म जल में कोकूनों को डालकर उससे निरंतर रेशमी धागे को लपेटकर, जो गर्म कोकून होते हैं उनको गर्म पानी में डालते हैं, ठीक है, फिर निरंतर रेशमी धागे को लपेटकर बाहर निकालने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। इसका एक्सप्लेनेशन हो गया पूरा। रीलिंग रोलिंग या धागा लपेटने की सामान्य क्रिया है। प्रोसेसिंग संसाधन का उसको प्रोसेसिंग करने का है। फिर एक्सट्रैक्टिंग निष्कर्षण, इसे आप समझ सकते हैं, एक्सट्रैक्टिंग है तो यह निष्कर्षण निकालने का काम। फिर स्टिफिंग लिंक क्या है? कोकून के भीतर प्यूपा को मारना ताकि रेशम ना कटे। कोकून के अंदर ही क्या करते हैं? प्यूपा को हम मार देते हैं। फिर क्या है? ह्यूमन डेफिनेशन। ह्यूमस डेफिनेशन मिट्टी के पौधे और जानवरों के सूक्ष्म जैविक अपघटन से प्राप्त निर्जीव कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 43 नंबर, यह उसका आपका डेफिनेशन है और पूरा एक्सप्लेनेशन है। पूर्ण रूप से सड़ा गला गहरे हरे रंग का अक्रिय कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाता है, ठीक है, जो कि मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। सॉइल कोलाइड्स, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को, मिट्टी के सूक्ष्म जीव क्ले ह्यूमस कण होते हैं। लिपिड्स या वसीय कार्बनिक यौगिक होते हैं। फिर पॉलीसेक्राइड जो होते हैं शर्करा के जटिल बहुलक होते हैं। ह्यूमस जो होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटित स्थिर कार्बनिक पदार्थ होता है। लिग्निन जो होता है वह लकड़ी का जटिल घटक है जो धीरे धीरे सड़ता है। लिग्निन क्या होता है? लकड़ी का एक जटिल कॉम्प्लेक्स पदार्थ है, घटक है, कंपोनेंट है, जो कि बहुत स्लो में वह डिस्ट्रॉय होता है, कंपोजिशन उसका होता है। नेक्स्ट है 44 नंबर सिट्रस से। सिट्रस में डिग्रीनिंग नियंत्रित वातावरण में एथिलीन गैस से नींबू प्रजाति के फलों के छिलके से गहरा रंग यानी क्लोरोफिल क्या होता है? हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप समझ सकते हैं, डी ग्रीनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डी ग्रीनिंग कहलाती है, राइट। क्या हो गया यहाँ पे? डी ग्रीनिंग कहलाती है। एथिलीन के द्वारा जब नींबू के हरेपन को उसके छिलके से हटा देते हैं, पीलेपन का हो जाता है, उसे डी ग्रीनिंग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर, उसी का क्या है पूरा एक्सप्लेनेशन। डी ग्रीनिंग प्रक्रिया में एथिलीन गैस का उपयोग करके संतरे या मौसमी के छिलके से क्लोरोफिल को नष्ट कर प्राकृतिक नारंगी पीला रंग लाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक नारंगी या फिर उनमें पीला रंग लाया जाता है, उसको की क्या बोलते हैं? डे ग्रीनिंग। राइपेनिंग में फल का आंतरिक बाएं रूप से पकना, मतलब पूरी तरह से पक जाना। डे ग्रीनिंग में केवल छिलके के गहरे हरे रंग को हटा देना, रिमूव करना। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, फल के परिपक्वता स्तर तक पहुंचना, वह वहां तक पहुंच चुका है। डिनावेलिंग क्या होता है? केले में धौ के नर फूल के गुच्छे को हटाना। डिनावेलिंग क्या होता है? जो केले का पूरा गुच्छा होता है उसमें मेल फ्लावर्स को रिमूव कर देना ताकि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सके, फल लग सके अच्छे से। फिर डीहस्किंग, नारियल का धान के छिलके को हटाना, नारियल या धान के छिलकों को हटाना डीहस्किंग होता है। 45 नंबर ओनियन सीड से क्वेश्चन। प्याज के प्रमाणित बीजों सर्टिफाइड सीड में न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होना चाहिए? प्याज की जो सर्टिफाइड सीड होते हैं उसमें जो अंकुरण परसेंटेज होनी चाहिए वह कितने परसेंट होनी चाहिए? 70% तक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 70% तक इसको होना चाहिए। इसका एक बार आप खुद पढ़िएगा। अगर 90 यह मक्का गेहूं के अगर 90% है तो मक्का गेहूं जैसे अनाज के भौतिक शुद्धता यहाँ पे मानी जाती है। फिर 99% है तो यह प्रमाणित बीजों की न्यूनतम भौतिक शुद्धता मानक है। 85% या गेहूं चना बीजों का अंकुरण मानक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? धान के बीजों का अंकुरण मानक है 80%। 70% या प्याज के बीजों का मानक प्रतिशत है क्या? 70%। जो ओनियन का सर्टिफाइड सीड होता है उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज होती है वह 70% तक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट 46 नंबर, तटीय अंतर्जलीय क्षेत्र कोस्टल इंटेरिडल जोन में उगने वाले वृक्षों झाड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? मैंग्रोव ट्रीज बोला जाता है। क्या बोलता है?
मैनग्रोव ट्री बोला जाता है इनको, जो हमारे कोस्टल इंटरडेल जोन में उगने वाले वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मैनग्रोव ट्रीज बोला जाता है, राइट। मैनग्रोव खारे या दलदली तटीय ज्वारीय क्षेत्रों में उगने वाला विशेष पौधा है, जिनमें श्वसन, ठीक है, पेन्यूमाटोफोर पाई जाती है। डेसिडियस ट्रीज, ठीक है, यह उनका पूरा ऑप्शन है, जैसे डेसिडियस, एवरग्रीन ट्रीज, मैनग्रोव ट्रीज, शेल्टर बेल्ट्स और केरपेन। तो डेसिडुअस जो होता है पर्णपाती वृक्ष, जो सूक्ष्म मौसम में पत्तियों को गिरा देते हैं। एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। मैनग्रोव जो तटीय दलदली क्षेत्रों में ज्वारीय वन होते हैं, जैसे हमारा कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल, ये सब जो एरिया होते हैं जहाँ पे मैनग्रोव वन होते हैं, जो बहुत बड़ा माना जाता है, तो ये वहाँ के होते हैं। फिर शेल्टर बेल्ट हवा की गति को कम करने के लिए लगाई गई वृक्षों की कतार होती है। पहाड़ी समशीतोष्ण क्षेत्रों का कोटधारी पेड़ जो होता है उसे कैरपाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? पंचकोण प्रणाली, ठीक है, क्वीन कॉर्ड सिस्टम, वर्गाकार प्रणाली स्क्वायर सिस्टम की तुलना में लगभग कितने अधिक पौधे समायोजित करती है? जो हमारा पंचकोण होता है वह वर्गाकार प्रणाली के में कितने अधिक? 1.5, ठीक है, 1.5 से 2 टाइम्स अधिक पौधे को क्या करते हैं? इसमें लगते हैं। किसमें? जो हमारे क्वीन किक्स होते हैं, पंचकोण होते हैं, पंचकोण में स्क्वायर की कंपेयर में लगभग 1.5 से 2 गुना अधिक पौधे लगते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा अलग अलग है। देखिए सही उत्तर पूरक पौधे सहित कुल पौधों की संख्या होती है 1.5 या हेक्सागोनल प्रणाली में 15% अधिक पौधे होते हैं, 1.5 3 टाइम अत्यधिक मानक है। बाकी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर। 48 नंबर में क्या है? पल्सिंग की क्रिया किस उद्देश्य से की जाती है? टू इंक्रीज द सेल्फ बेस लाइफ फ्लावर, ठीक है। पल्सिंग की जो क्रिया की जाती है वह टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ या फिर वेस लाइफ ऑफ फ्लावर, फ्लावर की वेस लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा है। कट फ्लावर का क्या सेल्फ लाइफ? फूलों का जीवन काल बढ़ाने की क्रिया होती है, जो कि कट फ्लावर सेल्फ लाइफ बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल सेल्फ लाइफ, सब्जियों में प्री कूलिंग का प्रयोग होता है सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फलों में कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग होता है और प्लांटेशन क्रॉप में इसे सुखाने, क्योरिंग का प्रयोग किया जाता है, इसको सुखाया जाता है, इससे उनकी सेल्फ लाइफ अधिक हो जाती है जो प्लांटेशन क्रॉप होते हैं। फ्रूट सीनिंग क्या होता है? इसके लिए फ्रूट वैक्सिंग की जाती है, जिसमें शाइनिंग आती है, उसमें चमक आती है, इससे वैक्सिंग की जाती है फ्रूट की। तो चीजें समझ में आ गए। कट फ्लावर्स की कटाई के बाद उन्हें सुक्रोज व रोगाणु नाशक घोल में कुछ घंटों तक रखना पल्सिंग कहलाता है। समझ में आया? समझ में आया पल्सिंग क्या है? देखिए ये भी चीजें समझ में आया, जिसका क्या पूछा है, उसको कहते क्या है, कैसे क्या चीज वो होती है। पल्सिंग क्या होती है आप लोग को नहीं पता था, पल्सिंग नहीं था, हमें भी आइडिया नहीं था कि हम आपको शेयर कर दे, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मिल गया। यानी पहले हमने आइडिया सोचा कि स्टूडेंट को वो चीजें मिले, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बार बार एक क्लास करने के बाद पीपीटी भी पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो कुछ घंटों तक उन्हें शर्करा व रोगाणु नाशक घोल में कुछ घंटों तक रखा जाता है, इसे पल्सिंग कहा जाता है, जिससे उनकी वेस्ट लाइफ क्या होती है? वह बढ़ जाती है, इसे पल्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा है जो टमाटर, शकरकंद आदि में सॉफ्ट रोट यानी मृदु सड़न और रस का रिसाव उत्पन्न करता है? वह क्या है? राइजोपस स्पीसीज का यह बैक्टीरिया है। क्या है यह? राइजोपस स्पीसीज का यह कवक है। राइट आंसर इसका बी होगा। आइए एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए राइजोपस फफूंद फलों व शकरकंद में राइजोपस सॉफ्ट रॉट या लीफ रॉट उत्पन्न करती है। देखिए यहाँ से और भी एक क्वेश्चन मिल गया कि जो यह क्या करता है, राइजोपस स्टोलोनेफर जो होता है, इसका क्या नाम है? राइजोपस स्टोलोनेफर। यह फफूंद फलों व शकरकंद राइजोपस सॉफ्ट या लीफ रॉट उत्पन्न करती है, जिससे गंध युक्त रस का रिसाव होता है। उसमें जो गंध रस आता है उसमें स्मेल भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह राइजोपस स्पीसीज है। बाकी इर्वेनिया कार्टोवोरा है, यह जीवाणु जनित सॉफ्ट रॉट है, ठीक है, फफूंद नहीं है। बाकी जो क्राइसैंथेसिस है यह जीवाणु जनित सड़न कारण होता है। फिर इराइकोला यह कपास का रोग है। और फिर प्लाज्मोडिमोफोरा विटिकोला जो है यह
डाउनी मिल्ड्यू का कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर रेड हैरी कैटरपिलर। यह कीट का लार्वा अवस्था फलों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है और अगस्त से मई के अंत तक मिट्टी में डॉर्मेंसी में रहता है, जिससे कीट का नाम क्या है। ठीक है, यह क्या है, यह जो फसल होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है और यह मिट्टी में एक लंबे टाइम तक रह सकते हैं, यानी कि अगस्त से लेकर या मई तक मिट्टी में क्या रह सकते हैं। ठीक है, देखिए राइट आंसर रेड हैरी कैटरपिलर, इनका नाम क्या है, रेड हैरी कैटरपिलर। तो रेड हैरी कैटरपिलर जो है वह मिट्टी में काफी टाइम तक रह सकते हैं और यह कीट लार्वा अवस्था से ही फसलों को नुकसान पहुंचाने लगता है। जब यह जन्म लेता है, लार्वा अवस्था में आता है, तभी से फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जो रेड कैटरपिलर हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर। यह पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है। रेड हैरी कैटरपिलर कैस्टर सेमी लूपर या बहुपीढ़ीगत होता है। फिर टोबैको कैटरपिलर या बहुभक्षी सर्वव्यापी है। बिहार हैरी कैटरपिलर या बहुभक्षी कीट है। और लीफ हॉपर पिलर या रस चूसक कीट है। ठीक है, तो इनका अलग अलग हो गया। जैसे रेड हैरी कैटरपिलर, ये वाली लाइन जरूर पढ़िएगा जब भी एक्सप्लेनेशन में आइएगा पढ़ते टाइम, तो ये फर्स्ट लाइन जरूर पढ़िएगा। रेड हैरी कैटरपिलर जो होता है मूंगफली का कीट है जो वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी पूरी करता है और 10 महीने मिट्टी में डॉर्मेंसी अवस्था में पड़ा रहता है। इसे प्यूपल डाइपस में रहता है। क्या रहता है, या प्यूपल डाइपस में रहता है। या फिर नेक्स्ट क्या है, कंबाइन हार्वेस्टर या फिर क्या बोलते हैं इसे, स्पीड रेशर। तो देखते हैं कंबाइन हार्वेस्टर में रेली की परिधि, जो परिधि होती है, गति होती है, और आगे बढ़ने की जो गति होती है, अनुपात कितना होता है। उसका जो अनुपात होता है 1.25 से लेकर 1.50 तक होता है। क्या होता है, 1.25 से लेकर 1.5 होता है इसका जो रेशियो होता है। इसको ऐसे लिखेंगे 1.25 रेशियो 1.50, यह इसका रेशियो होगा। ठीक है, किसका, जो परिधि होती है, रेली की परिधि होती है और आगे बढ़ने की जो गति होती है मशीन की, इनका। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका आंसर है कंबाइन हार्वेस्टर में रेली की गति का फॉरवर्ड स्पीड, यानी आगे की जो स्पीड होता है अनुपात 1.2 से लेकर 1.5 तक खुद रखा जाता है, ताकि फसल कटर बार की ओर सही तरीके से झुके। यानी जितना स्पीड मशीन चलेगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी, हार्वेस्टर आगे बढ़ेगा, उसी के इस अकॉर्डिंग यह पूरी आगे बढ़ते स्पीड बढ़तेगी इसकी। ठीक है, तो जो 0.25 इस गति से रेली फसल को धक्का दे पाएगी, क्या हो जाएगा, यह रील जो होता है केवल धक्का दे पाएगी उसको। जो राइट आंसर होगा बी होगा। सी क्या है, 3 पॉइंट या अत्यधिक रीली गति, खड़े दाने खेत में ही झड़ जाएंगे या रील की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, यानी 4 पॉइंट, इससे अत्यधिक त्रुटिपूर्ण अनुपात होगा, अमान्य होगा। ठीक है, 52 नंबर रिंग स्पॉट डिजीज के बारे में देखेंगे। ठंडे मौसम और भारी ओस में अत्यधिक गंभीर रोग जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या छल्लेदार धब्बे बन जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, रिंग स्पॉट बोलते हैं। जब ठंडियों में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, तो इस स्पॉट क्या बोला जाता है, रिंग स्पॉट बोला जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन में जो मैं बता रहा हूँ उसको आप जरूर पढ़िएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। क्या कर रहा है, रिंग स्पॉट वायरस जनित लक्षण। देखिए एक चीज और पता हो गया है, वायरस जनित लक्षण है। रिंग स्पॉट कैसा है, वायरस जनित लक्षण रोग है जिसमें पत्तियों पर गोल छल्लेनुमा पीली धब्बे बनते हैं, जो ठंडे मौसम और ओस में अत्यधिक तीव्र होते हैं। क्या होते हैं यार, ठंडे मौसम या ओस में और भी तेजी से बढ़ते हैं। रिंग स्पॉट समझना है कि यह वायरस से होता है, पत्तियों पर गोल छल्लेनुमा पीले धब्बे पड़ जाते हैं, ठंडे मौसम या ओस के टाइम पे और भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। राइट, नेक्रोसिस उत्तकों का मृत हो जाना और काला पड़ जाता है। मोल्टिंग क्या होता है, पत्ती पर अनियमित हरे धब्बे बन जाते हैं। रिंग स्पॉट क्या होता है, पीले छल्लेदार धब्बों के विशिष्ट लक्षण होते हैं। ब्लाइट क्या होता है, पौधे का झुलसकर सूख जाता है। विल्ट क्या होता है, पौधे का मुरझा जाना। ठीक है, पौधा मुरझा जाता है, उससे क्या बोलते हैं, विल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 53 नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो प्रोपागेशन थ्रू सीड, सीड के द्वारा प्रोपागेशन जो होगा वह क्या हो गया हमारा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही, ये तो यानी राइट हो गया। पोलन गेट द ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, मेल गैमेट रिलीज्ड एंड फ्यूज विथ एग, ये भी तो सेक्सुअल हो गया। पोलन कंटेन द मेन गैमेट्स, पोलन का जो कंटेन हुआ मेल गैमेट्स से होता है, यह भी राइट है, सेक्सुअल हो गया। इट इज द हेल्प द इवेल्युएशन ऑफ स्पीसीज, ये भी राइट है। ऑल करेक्ट और नॉन ऑफ द इनकरेक्ट, इसमें सभी करेक्ट हैं, कोई गलत नहीं है, यानी कि इसका ई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पूछा है कि सेक्सुअल के पर्पज से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन गलत है। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो एग्जाम टाइम में आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा, सत्य असत्य में बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट जल्दी में क्वेश्चन करके आते हैं और गलत हो जाता है। ठीक, तो इसमें सभी है, क्योंकि प्रोपागेशन सीड से होगा तो वह क्या सेक्सुअल होगा। अगर पोलन गेट्स ट्रांसफर्ड होगा टू स्टिग्मा, मेल गैमेट्स रिलीज्ड एंड द फ्यूज विथ एग, यह भी सेक्सुअल का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए अब क्या है 53 का एनालिसिस। लैंगिक जनन बीजों द्वारा होता है, इसमें नर व मादा युग्मकों का संलयन यानी फ्यूजन होता है तथा सभी प्रजातियों के विकास इवैल्यूएशन हेतु पुनर्संयोजन प्रदान करता है, सभी कथन असत्य होते हैं। ठीक है, समझ में आया। रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या था यह रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद जो भी प्रोसीजर होती है, जो भी उससे प्रोड्यूस होता है, प्रोजेनी आती है, उसे क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में क्या होता है, ए सेक्सुअल में प्लांट व वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से जब वो प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है अपने जैसे प्लांट, तो उसे क्या बोलते हैं, ये सेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। यानी कि इस आंसर में सभी जो ऑप्शन दिए गए थे वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑप्शन थे। ओके, तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या है, इंजन सिलेंडर के अंदर उत्पन्न होने वाली कुल शक्ति बिना घर्षण नुकसान के क्या कहलाती है। ठीक है, जो उसके सिलेंडर के अंदर पूरी एनर्जी हो रही उसे IHP कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, IHP बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर ये है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर सिलेंडर के भीतर दहन से उत्पन्न हुआ कुल सैद्धांतिक शक्ति है IHP बराबर BHP प्लस FPHP। ठीक है, यह क्या हो गया, इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो होता है वह IHP बराबर, IHP क्या होता है, सबसे बड़ा पावर होता है, या BHP प्लस FHP को मिलाकर बनता है। ठीक है, यह क्या होता है हमारा, BHP क्या होता है, ब्रेक, हॉर्स पावर। ठीक है, जो हमारा BHP होता है ब्रेक हॉर्स पावर, जो FPHP होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन हॉर्स पावर, फ्रिक्शन हॉर्स पावर। ठीक है, तो याद रखिएगा BHP, IHP, FHP। तो जो हमारा IHP होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो उसके अंदर सिलेंडर के अंदर पावर बनती होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलेंडर के अंदर जो भी दहन के उत्पन्न जो पावर होती है, ठीक है, उसमें ब्रेक हॉर्स पावर्स और फ्रिक्शन हॉर्स पावर्स दोनों इंक्लूड होते हैं, तो उस पावर को क्या बोलते हैं हम, IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ए राइट आंसर होगा। BHP ब्रेक हॉर्स पावर्स होता है, फ्लाईव्हील पर उत्पत्ति वास्तविक शक्ति होती है, कहाँ पे लगता है, फ्लाईव्हील पे। फ्रिक्शन हॉर्स पावर जो होता है घर्षण में नष्ट शक्ति, जब सिलेंडर ऊपर नीचे करता है उसकी जो फ्रिक्शन होती है उसमें जो पावर का नुकसान होता है उसे ही क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन हॉर्स पावर बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर रनर स्टेम क्या है, पौधों के क्राउन की पत्तियां। ठीक है, पौधों की क्राउन की पत्ती के अक्ष से, ठीक है, पौधा जैसे कोई प्लांट हो गया, क्राउन ऊपर हो गया, इसके पत्ती के अक्ष से निकलने वाला विशेष तना जो जमीन के समानांतर, यानी कि इस तरह से, ठीक है, जमीन के समानांतर रूप से बढ़ता है, क्या कहलाता है, रनर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रनर्स कहलाता है। ओके, सकर्स क्या होता है, ट्यूबर्स क्या होता है, ऑफसेट और राइजो। तो इन चीजों को आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन में। देखिए रनर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रनर्स तने का रूपांतरण है जो भूपृष्ठ के यानी भूमि के समांतर क्षैतिज फैलकर
गांठों के से नए पौधे, जैसे कोई प्लांट हो गया जो कि जमीन पर चल के करता है, तो इनके जहाँ जहाँ पे गांठें होती हैं वहाँ से एक नए प्लांट का यह ग्रो करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, रनर्स बोलते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी दूब घास। सकर्स क्या होता है, भूमिगत तने के ऊपर निकलने वाली जो शाखाएं होती हैं वो सकर्स होती हैं, जो कि बनाना में देखने को मिलता है। ट्यूबर क्या होता है, भोजन संचय हेतु फूला हुआ भूमिगत तना होता है, जो कि पोटैटो होता है। रनर्स क्या होता है उसके बारे में बात होगी। ऑफसेट जली पौधे होते हैं जो छोटा मोटा रनर रूप में होता है, ठीक। ऑफसेट। फिर राइजोम, क्षैतिज बढ़ने वाला या भूमिगत तना होता है, इसे राइजोम बोलते हैं। ऑफसेट देखिए खजूर में लगाया जाता है, ऑफसेट क्या, खजूर का यूज किया जाता है। ऑफसेट, राइजोम अलग है। तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करते रहिए। जो भी क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन को जरूर आप देखिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखने से क्या होगा, आपको थोड़ी और भी क्लियरिटी होगी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट होगा और अच्छे से आप चीज़ों को समझते चलिए, करते चलिए। कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो, डिस्कस करते चलिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, हैमर टाइप ग्राइंडर। हैमर टाइप ग्राइंडर क्या है, उच्च गति पर घूमने वाले सॉफ्ट, ठीक है, यानी कि स्पीड बहुत क्या उनकी हाई है, और उनसे जुड़े हुए हथौड़े जो हैमर्स होते हैं से युक्त उपकरण, जिसका उपयोग मिर्च, मसाले, सूखे दूध को पीसने में होता है। तो यह क्या हो गया, इसको बोलते हैं हैमर बोलते हैं, ठीक है। हैमर टाइप ग्राइंडर, इसको क्या बोलते हैं, हैमर टाइप ग्राइंडर बोलते हैं, हैमर टाइप बोला जाता है, ठीक है। टूथ स्पाइक, ड्रम टाइप, सिलेंडरिकेट टाइप, या फिर नन ऑफ दिस, तो हैमर बोलते हैं। आइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखिए। देखिए हैमर मिल जो होता है वह घूर्णन करते हुए हथौड़े के प्रहार, इम्पैक्ट फोर्स, ठीक है, इम्पैक्ट फोर्स द्वारा कठोर एवं सूक्ष्म पदार्थ बारीकों को पीसा जाता है। आपने देखा होगा जो लोहार होते हैं, ठीक है, जो बर्तन बनाते हैं, कुम्हार लोहार जो बर्तन बनाते हैं, हथौड़ी होते हैं, उनके पास हैमर बोलते हैं। उससे क्या करते हैं, वो ठोकते हैं उनको ठोक ठोक के एक अलग आकार की साइज देते हैं। तो वैसे इसमें हैमर जो होता है वह थोड़ा अलग होता है, लेकिन काम सेम वैसे ही करता है, पीटने से उनको तोड़ने फोड़ने के लिए काम किया जाता है। जो हमारे कठोर सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उनको तोड़ फोड़ के पीसने के लिए, ठीक। टूथ स्पाइक या थ्रेसर की सिलेंडर, आपने थ्रेसर देखा होगा, थ्रेसर में जो इस तरह से होती हैं, इस पर बहुत सारे पहले तो ब्लेड लगाए गए होते हैं, ठीक। फिर इनके जो होते हैं हैंड होते हैं, फिर इस पर क्या किए गए होते हैं, एक अलग से इस पर सेट किया गया होता है, और इस पर क्या होते हैं, स्पाइक होते हैं, इसके टूथ होते हैं छोटे छोटे इसके ऊपर, ठीक। इसके ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे टूथ होते हैं इसके। जब भी यह थ्रेसर चलता है तो यह घूमते हुए जो इसमें अनाज आते हैं उसको यह तोड़ने फोड़ने और उससे अनाज और इसके स्ट्रॉ डंठल को अलग करने का यह काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से अल्टरनेट में लगाए गए होते हैं यहाँ पे, और इस तरह से इस पे होते हैं, इस पे दांते, ठीक। और फिर ड्रम टाइप थ्रेसर या ड्रम होता है। सिलेंड्रिकल क्या है, यह गहाने मशीन का प्रकार है, और विकल्प है इसमें राइट आंसर। तो बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, अच्छे से करते चलिए। क्रेड फाइबर कंपोनेंट क्या होता है, लिग्निन और पॉलीसेक्राइड का वह भाग योग जो पाचन तंत्र के आंतरिक स्राव द्वारा नहीं पचता है, क्या कहलाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्रेड फाइबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रेड फाइबर कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है फ्रूट फाइबर। फ्रूट फाइबर में क्या है, फ्रूट फाइबर सेलुलोज, हेमीसोलुलोज और लिग्निन शामिल होते हैं, जो स्तनधारियों के स्वयं एंजाइमों द्वारा नहीं पचते। जो हमारे स्तनधारी एनिमल्स होते हैं, जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और क्रूड फाइबर होते हैं, उनके एंजाइमों द्वारा यह नहीं पचते। लिपिड एक अम्ल है जो आसानी से पच जाता है। पॉलीसेक्राइड इसमें पचाने योग्य अपचयी दोनों आते हैं। फिर स्टार्च एमाइलेज एंजाइम द्वारा आसानी से पचने वाला है। जो क्रेड फाइबर होता है वह अपचनीय रेशेदार घटकों का समूह होता है। एमाइड्स जो होता है वह घुलनशील गैर प्रोटीन नाइट्रोजन यौगिक होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। देखिए लास्ट इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो एक बार क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले आप कंफर्मेशन कर दीजिए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, चलिए ठीक है। तो क्या है, माहू यानी एफिड तंबाकू या फसलों में किस वायरस जनित रोग फैलाने के लिए काम करता है, तो टोबैको मोजैक वायरस,
या फिर टोबैको लीफ कर्ल डिजीज, टोबैको विल्ट डिजीज, फिर कुकुम्बर मोजाइक या फिर नाना ऑफ दिस। तो इसका क्या काम होता है, जो हमारे एफिड होते हैं वह कुकुम्बर मोजाइक वायरस होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुकुम्बर मोजाइक वायरस होते हैं। या तंबाकू में जो काम करते हैं आई थिंक या टोबैको मोजाइक वायरस। राइट आंसर इसका होगा डी होगा, क्योंकि तंबाकू में कुकुम्बर मोजाइक वायरस तथा पोटैटो वायरस का संरक्षण माहौल राइट है। राइट आंसर जो होगा डी होगा। ओके, कोई नहीं, सॉरी। तो तंबाकू में कुकुम्बर मोजाइक वायरस तथा पोटैटो वायरस का संचरण माहू यानी एफिड मायूजिस पेर्सिकेसी द्वारा होता है। ठीक है, टीएम भी तंबाकू मोजाइक वायरस यह आंतरिक स्पर्श द्वारा फैलता है, एफिड द्वारा नहीं, या उनके यांत्रिक स्पर्श द्वारा फैलता है टोबैको मोजाइक वायरस। तंबाकू लीफ कर्ल होता है, इसका वाहक सफेद मक्खी होती है। तंबाकू विल्ट जो होता है या मृदा जनित रोग होता है। कुकुम्बर मोजाइक वायरस जो होता है या इसका प्रसार एफिड द्वारा होता है। ठीक, और नन ऑफ दिस यानी कि डी राइट आंसर होगा इसका, कुकुम्बर मोजाइक वायरस जो कि तंबाकू में एफिड द्वारा फैलता है, कुकुम्बर मोजाइक वायरस। और जो हमारा टीएमवी है वह यांत्रिक स्पर्श द्वारा होता है। यांत्रिक स्पर्श बोले जो उसमें अगर टूल्स यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि अगर तंबाकू की फील्ड है, तंबाकू फील्ड में निराई गुड़ाई के लिए जैसे खुरपी, फावड़े, कुदाली, ये सब यूज कर रहे हैं, उनके मशीनों उनके टच होने से फिर अलग हेल्दी प्लांट में हम यूज करते हैं, हेल्दी फील्ड में, तो वहाँ पे भी यह डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, 15 नंबर, स्क्वायर प्लांटिंग सिस्टम। किस रोपण प्रणाली में 4 पौधे एक वर्ग में लगाए जाते हैं? ठीक है, किस वर्ग प्रणाली में 4 पौधे एक वर्ग में लगाए जाते हैं? इसमें पौधों से पौधा और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान और समकोण पर होती है, तो वह क्या होता है, स्क्वायर में होता है। इसमें होता है एवं स्क्वायर में, यानी हमारा ई राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा और भी ऑप्शन है इसको आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। वर्गाकार प्रणाली बागवानी में सबसे सरल और लोकप्रिय विधि है जिसमें पौधों से पौधे तक पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वह समान होती है। वर्गाकार स्क्वायर सिस्टम, ठीक है, वो स्क्वायर सिस्टम जो होता है ऑर्चर्ड का स्क्वायर सिस्टम, उसमें क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होते हैं। इसमें पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखी जाती है, समान रखी जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, रील इरोजन फॉर्मेशन। अपर्दन यानी सीट इरोजन के बाद यदि ध्यान न दिया जाए तो मिट्टी पर बनने वाली उंगलियों जैसी छोटी छोटी नालियां क्या कहलाती है, रील इरोजन कहलाती है। सीट इरोजन के बाद मतलब क्या होती है, एक सॉइल जो होता है फील्ड का, ठीक है, इसके पूरे लेयर का क्या हो जाना, मिट्टी का कट के बह जाना, यानी अपर्दन हो जाना। फिर अगर इनको ध्यान न दिया जाए तो इनके नीचे जो हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है वो भी एक रील की तरह कट के बहने लगते हैं, उंगलियां जैसी जगह बना देती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रील इरोजन बोलते हैं। अगर सीट अपर्दन के बाद भी यदि ध्यान नहीं दिया गया तो वह क्या कर लेते हैं, रील इरोजन का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, जिसे क्या है, जल अपर्दन के चरणों का क्रम क्या होता है। अब देखिए क्रम भी देख लीजिए, सबसे बेटर स्लैब्स होता है, सीट इरोजन होता है, रील इरोजन, गली इरोजन। रील के बाद जो होता है गली इरोजन आता है। फिर रील अपर्दन में खेत में उंगली नुमा, मतलब जैसे उंगली होती है उसी के साइज की कुछ नालियां बन जाती है जिन्हें जुताई से ठीक किया जा सकता है। अगर सही टाइम पे उन्हें जुताई कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। अगर और भी ध्यान न दिया जाए तो फिर वह बारिश के बाद गली रीजन और रीजन का इरोजन का वह रूप धारण कर लेगा, जिससे बहुत बड़ी नलियां बन जाएगी। ठीक है, बढ़ने वाली गहरी नालियां होती हैं। स्लैब्स में बूंदों के घात से मिट्टी को कट के छिड़क जाती है। बूंदे क्या होती है, जब भी बूंदे पड़ेंगी तो मिट्टियां कट के इधर उधर बह जाती हैं, उसे स्लैब्स बोला जाता है। सीट में मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी परत बह जाती है। रील में अपर्दन के बाद बनने वाली उंगली नुमा नालियां क्या होती है, रील होती है। रेविनेस क्या होता है, गली अपर्दन का अत्यधिक विकराल रूप। जब गली अपर्दन के बाद क्या होता है, रेविनेस होता है, जो कि बहुत बड़ी कटाव हो जाती है। ठीक है, तो ये रहे आज के टोटल हमारे PYQ, जो कि टोटल 60 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इसमें काफ़ी टाइम लगा, लगभग 2 घंटे का पूरा टाइम लगा इसमें। आई होप कि चीज़ों को आपने अच्छे से एक्सप्लोर भी किया होगा, बहुत अच्छे से। तो इस तरह से हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जब भी लेकर आएँ, आप अच्छे से जुड़े रहिएगा और इस तरह से एनालिसिस करते रहिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो क्लास में, कोई डाउट्स हो, जो कि डाउट क्लियर नहीं हो रहा, आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे कि व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में फिर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।